सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और बेहतरीन शानदार जबरदस्त ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज मेरे भाई हमारी एक नई शुरुआत 45 दिन 45 मैराथन और एक जबरदस्त सीरीज आप सभी लोगों के लिए लेके आए। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी एसएससी सीजीएल या जिस भी साल एसएससी के एग्जाम्स जब आते हैं, खास करके एसएससी सीजीएल का एग्जाम जब आता है, तो हर साल हम लोग रैंकर्स गुरुकुल पे एक बहुत ही जबरदस्त मैराथन सीरीज लेके आते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है सभी बच्चों के लिए। पहले हम 60 दिन 60 मैराथन लेके आए थे, जिसको जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था आप लोगों की तरफ से, मजा आ गया था देख के। उसके बाद में हमने 50 दिन 50 मैराथन भी चलाई, 51 दिन 51 मैराथन चलाई हमने, और अब की बार हम लोग लेके आए हैं आप सभी लोगों के लिए 45 दिन 45 मैराथन। और ये जो 45 दिन है, ये मैं इतना इंश्योर कर सकता हूं, मैं इतनी गारंटी आप लोगों को दे सकता हूं कि ये आपके जीवन के बहुत ही अहम 45 दिन साबित होंगे जिस दिन आप क्लास अटेंड कर रहे होंगे। खास करके अगर हम बात करते हैं अंग्रेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंग्लिश भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। और मैं बार बार आपसे कहता आया हूं कि जब भी चीजें आपकी थोड़ी सी भी बदलाव होगा तो इंग्लिश की तरफ मामला और भी टिल्ट होता जाएगा। अब की बार आपको पता ही है एग्जाम्स में छोटे मोटी उथल पुथल हो सकती है, तो आप सभी लोगों को इंग्लिश को बहुत अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। तो एक नए जोश, एक नई ऊर्जा के साथ में हम सभी लोग जबरदस्त तरीके से शुरुआत करने जा रहे हैं इस सीरीज की। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग न सिर्फ आज मेरे से जुड़ोगे, बल्कि मैं पहले दिन से लास्ट दिन तक आप सभी लोगों को जुड़ना है। सीरीज किस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूं, मैंने कल अनाउंसमेंट की वीडियो में ये सारी बातें आप लोगों को बता दी थी। तो एक बार जल्दी से सबसे पहला काम आप लोगों को ये करना है कि फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए हर जगह मेरे भाई। जो भी आपके टेलीग्राम ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं या कोई चैनल है आपका, हर जगह पे वीडियो पहुंच जानी चाहिए अभी। जल्दी सबसे पहला ये कर देंगे और जल्दी से सभी बच्चे लाइक भी कर देंगे भाई, क्लास को, वीडियो को लाइक कर देंगे और फटाफट से शेयर कर देंगे। और फिर हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हमारी जो क्लास रहने वाली है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की रहेगी। अच्छा, मैं आपको ये भी बता देता हूं कि आज डे 1 है। एक तो हम जब क्लासेस आपकी लेंगे तो आपको क्या क्या मिलने वाला है एक बार ब्रीफ में ये बता देता हूं, और उसके बाद में हम पूरा अपना चैप्टर शुरू करेंगे। सबसे पहले बात अगर हम करते हैं कि आपको क्लास कैसे कैसे मिलेगी। सबसे पहले आपको क्लास मिलेगी मेरे भाई, देखो ये फ्री ऑफ कॉस्ट जरूर है यूट्यूब पे, लेकिन जिस तरीके का कंटेंट इसमें हम देने वाले हैं उतना कंटेंट आपको बहुत सारी जगह पे पेड क्लासेस के अंदर भी नहीं मिलेगा, इस बात की भी गारंटी है। तो सबसे पहले तो आपको क्लास मिलेगी जो कि एकदम हाई क्वालिटी की क्लास होगी, ठीक है। हाई क्वालिटी क्लासेस मिलेंगी, हाई क्वालिटी क्लासेस होंगी आप लोगों के लिए। साथ ही साथ में मेरे भाई जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज की प्रिंटेबल फाइल आपको आज ही मिल जाएगी, नहीं, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा आपको हर चैप्टर की प्रिंटेबल फाइल भी मिलेगी, ठीक है। तो प्रिंटेबल फाइल आपको मिलने वाली है, लेकिन वो कब मिलेगी? चैप्टर के कंप्लीट होने पे। क्योंकि क्या होता है मेरे भाई, मैं ये तो कर नहीं सकता हूं कि पहले प्रिंटेबल बनवा के रख लूं और बाद में पढ़ाऊं। पहले मैं पढ़ाऊंगा और मेरे पढ़ाने के अनुसार प्रिंटेबल फाइल तैयार होगी। तो क्या होता है कि आज पढ़ाया है, अब कितना पढ़ा पाए कितना नहीं, टीम को नहीं आइडिया लग पाता है, तो क्या करते हैं कि पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे फिर प्रिंटेबल फाइल आपको देंगे। तो हर चैप्टर की आपको प्रिंटेबल फाइल मिलेगी चैप्टर के कंप्लीट होने पर, ठीक है। तीसरी चीज जो आपको मिलने वाली है, तो ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ठीक है। तीसरी चीज आपको जो मिलने वाली है वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सीट मिलेगी, यानी कि मैं खुद आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सीट देने वाला हूं इस सीरीज के दौरान। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उस चीज पे आपको अलग से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सीट्स मिलने वाली हैं। और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सीट्स आपको कैसे मिलेंगी? पहली बात, क्लास के फॉर्मेट में मिलेंगी। जैसे आज जो पढ़ाया है, आज की क्लास पे कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा करने को मिल जाएंगे। दूसरी चीज आपको क्या मिलेगा कि जैसे ही चैप्टर आपको कंप्लीट होता है तो उस पे बेस्ड एक टेस्ट टाइप आपको मिल जाएगा। जिस प्रकार से एक टेस्ट होता है वैसा एक टेस्ट आपको मिल जाएगा पूरे के पूरे चैप्टर का, ठीक है। तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सीट मिलेंगी। 4 नंबर पे आप कह सकते हो कि आपको टेस्ट मिलते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे, और टेस्ट आपके प्रॉपर चैप्टर वाइज होंगे। हर चैप्टर का टेस्ट, हर चैप्टर का टेस्ट, जो चैप्टर आपने पढ़ लिया उसका टेस्ट, जो चैप्टर आपने पढ़ा उसका टेस्ट, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको मिलती रहेंगी। तो क्लासेस मिलेंगी जो कि हाई क्वालिटी की होंगी, प्रिंटेबल फाइल्स मिल जाएंगी। साथ ही साथ में जो डिजिटल नोट्स होते हैं
वो भी आप लोगों को मिलने वाले हैं, ठीक है। सो अगर 5 नंबर पे आप लिखना चाहें तो ये भी लिख लेना कि डिजिटल नोट्स आपको मिलेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और जो मैं आपको कह देता हूं शुरू में ही, और जो मैं प्रॉमिस आप कर रहा हूं, यही स्लाइड लेके हम जब 45वीं क्लास होगी उस दिन भी खड़े होंगे, और इनमें से मैं आपको एकदम काउंट करवाऊंगा कि देखो जी ये चीज पूरी हुई, ये भी पूरी हुई, ये भी पूरी हुई, ये भी पूरी हुई, है ना। साथ ही साथ में मेरे भाई एक चीज और जो आपके लिए रहेगी वो ये है कि जैसे सीजीएल का आपका एग्जाम ना अगस्त में स्टार्ट हो रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट पेपर से 10-12 दिन पहले आपका पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया जाए पूरी सीरीज, जिससे कि लास्ट में आपके मिक्स्ड प्रैक्टिस करवाई जा सके, मॉक टेस्ट करवाई जा सके, तो लास्ट में आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करने का टाइम मिल पाए। इसीलिए मैंने ये भी सोच रखा है कि आपकी सीरीज वेल विद इन टाइम कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि टाइम से काफी पहले आपकी सीरीज कंप्लीट हो चुकी होगी, ये भी मैं गारंटी देता हूं। कंप्लीट वोकैबुलरी भी और कंप्लीट आपकी ग्रामर वाली भी, दोनों सीरीज आपकी टाइम से पहले कंप्लीट करा दी जाएंगी, ये भी गारंटी है। अगर मेरी बातें आपको सही लगी हैं तो सबसे पहले एक बार फटाफट से लाइक करके दिखा दीजिए कि हाँ जी सर, जो आपने कहा है वो एकदम सही कहा है और हम ये सब चीजों में ध्यान देने वाले हैं। बाकी मेरे को आपसे चाहिए क्या, ठीक है, एक चीज ये भी बता देता हूं कि ये मैं करने वाला हूं। आपसे क्या चाहिए, सबसे पहली बात मेरे भाई, आप लोगों से चाहिए मेरे को रेगुलरिटी, ठीक है। अगर आप लोग रेगुलर नहीं रहेंगे तो मेरा रेगुलर रहना बहुत बेकार है, कोई मतलब नहीं है उस चीज का। तो पहली चीज तो रेगुलरिटी चाहिए। दूसरी चीज मेरे भाई, आप लोगों से ना डेडिकेशन चाहिए। अगर आप लोग डेडिकेटेड हैं तो मेरे भाई बाकी चीजें मैं संभाल लूंगा, आप बस बेफिक्र होकर पढ़ने लग जाइएगा। डेडिकेशन चाहिए। अगर एक क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो उसको दोबारा पूछने का आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। अगर आपको लगता है कोई चीज थोड़ी सी मुश्किल है तो उसको समझने में जुट जाना है आप लोगों को। जो मैं कहूंगा वो आपको करना है। प्रैक्टिस सीट दूंगा, उनको लगाते रहना, क्लासेस होंगी उनको करते रहना। अगर जरूरत पड़ेगी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस अलग से कराने की तो हर चैप्टर की अलग से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराऊंगा, चाहे रिकॉर्ड करके वीडियो डालनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं कराऊंगा। हाई लेवल के क्वेश्चंस की जरूरत होगी तो अलग से हाई लेवल्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा। बस आप लोगों को जितना बताया जाए प्लीज उतना करते रहना और कंसिस्टेंट रह लेना। चलिए भाई, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है। ये तो आप जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, जिसको हम कर्ता बोलते हैं, वर्ब यानी कि क्रिया, और इन दोनों के बीच में कुछ एग्रीमेंट होता है और इसी को बेसिकली चैप्टर बना दिया गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। भाई वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करेंगे, ऐसे मजा नहीं आएगा। ये जो लाइव वॉचिंग 2300 पे है, ये जब तक 3000 नहीं गई तो क्या मजा आया है? अच्छा, कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर क्या ये सीरीज है किसके लिए, क्या ये बिगिनर्स के लिए, क्या ये एडवांस्ड लर्नर्स के लिए, किसके लिए? मेरे भाई अगर आप बिगिनर हैं तो भी आप लोगों के लिए, और अगर आप एडवांस्ड लेवल पर तो हैं तो भी है। अब आप कहोगे ऐसी कौन सी सीरीज आ गई जो दोनों के लिए है, तो बहुत सिंपल बात है। इस सीरीज में हम एकदम पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे। जिसको ना एडवांस्ड चीजें देखनी है तो इस सीरीज का ही एक एक्सटेंशन अलग से, चाहे मुझे कुछ क्वेश्चंस करा के देने पड़े, वो आपको मिल जाएगा। बाकी इस सीरीज में ना, क्योंकि जो एग्जाम में आपके आने वाला है, जो आ चुका है उस पर तो बातें हम करेंगे ही करेंगे, जो एग्जैक्टली आपके पेपर में आने वाला है आपको वो बताने वाले हैं। अब एक बात बताइएगा, चाहे आप बिगिनर हैं, चाहे आप पिछले 4 साल से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आपके लिए जरूरी क्या है कि आपके पेपर में क्या आता है और क्या आने वाला है। अब बिगिनर हो या एडवांस लेवल पे हो, क्या इससे फर्क पड़ेगा? क्या बिगिनर को वो नहीं पढ़ना चाहिए जो पेपर में आना है, या क्या एडवांस्ड लेवल वाले को वो नहीं पढ़ना चाहिए जो पेपर में आना है? दोनों को पढ़ना है ना। तो इसका मतलब है कि ये सीरीज दोनों के लिए जरूरी है। आपका सिलेबस कितना हो गया है डजंट मैटर। अगर आपको लगता है कि आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ है तो बस एक काम कर लेना, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाली वीडियो देख लेना और उसके बाद ये देख लेना। अगर सिलेबस हो गया है तो बेसिक ना भी देखोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो अगर सिलेबस बाई चांस नहीं हुआ है तो बेसिक्स वाली वीडियो देख लेना और ये वीडियो देख लोगे, काम चल जाएगा। भाई लाइक और शेयर करते रहेंगे, ठीक है। आ जाइए, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब देखो, जब भी हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं ना मेरे भाई, क्या लिखते हैं? सेंटेंस। तो सेंटेंस की परिभाषा क्या है आपको पता होना चाहिए। सेंटेंस को जब हम बनाते हैं तो एक तो सेंटेंस के अंदर हम सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर इस सेंटेंस के लिए हमें क्या लिखना होता है, आगे वर्ब लिखनी होती है। तो एक सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के लिए क्या आती है, वर्ब आती है। अब जब हम वर्ब लिखते हैं तो वर्ब के कई सारे एस्पेक्ट होते हैं। जैसे वर्ब के अंदर हमें टेंस देखना पड़ता है कि टेंस सही है कि नहीं। वर्ब के अंदर ही हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखना होता है। वर्ब के अंदर हमें एक्टिव पैसिव देखना होता है। इन सारे ही एस्पेक्ट को हम पढ़ते हैं।
लेकिन जो आज हम देखने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट के अनुरूप वर्ब का प्रयोग किया जाना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। अब वर्ब का कैसे प्रयोग किया जाना, देखो सब्जेक्ट के अंदर सामान्यतः हम लोग जानते हैं कि या तो कोई नाउन आता है और या फिर कोई प्रोनाउन आता है। अब कोई नाउन हो या प्रोनाउन, हो सकता है कि ये सिंगुलर हो, ठीक है, और हो सकता है कि ये प्लूरल हो। अब हम सब्जेक्ट जैसा बनेगा, अगर मान लीजिए नाउन प्रोनाउन सिंगुलर है तो सब्जेक्ट सिंगुलर बन जाएगा, अगर मान लीजिए कि नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल बन जाएगा। अब जिस प्रकार का सब्जेक्ट होगा इस सब्जेक्ट के अनुरूप वर्ब को हम प्रयोग करेंगे, यानी कि हो सकता है कि वर्ब आपकी कैसी बने, सिंगुलर, ठीक है, और हो सकता है वर्ब आपकी कैसी बने, प्लूरल बने। तो सब्जेक्ट के अनुसार प्लूरल या सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ये बात यहां तक क्लियर है। अब सबसे पहले तो हमें यही जानना पड़ेगा कि सर सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं और सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, प्लूरल वर्ब कौन सी होती है। एकदम बेसिक से लेके चलेंगे और एडवांस्ड लेवल तक ले जाएंगे एकदम। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई सिंगुलर सब्जेक्ट्स की, तो जैसे ही हो गया सिंगुलर है, सी हो गया सिंगुलर है, इट हो गया सिंगुलर है, वन सिंगुलर है, दिस हो गया, दैट हो गया, बॉय हो गया, राधिका हो गया, मैन हो गया, ये सब क्या है, अपने आप में ये सब के सब सब्जेक्ट सिंगुलर हैं, अपने आप में ये सब के सब सब्जेक्ट आपके सिंगुलर हैं, ठीक है। अच्छा एक बार बता देना कि कुछ बच्चों के बफरिंग के कमेंट्स आ रहे हैं, क्या सच में बफरिंग है या बस यूं ही फिरकी ले रहे हैं कुछ बच्चे मेरी, बताना एक बार जल्दी से चेक करके, या कुछ ऐसे ही मतलब फिरकी ले रहे हैं, क्योंकि बड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट होता है ना। आप देखो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ बार बार, इधर बफरिंग दिखेगा, ठीक है। सही है, सब सही है। एक बार सारे फोन्स में चेक करवा, पता नहीं क्यों बफरिंग हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। अभी सही चल रही है, चलो भाई अब सही चल रही है, शायद बफरिंग हुई थी थोड़ी देर के लिए, अब सही चल रहा होगा। देखो एक बार आगे देखो, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हमने देख लिए, इसके अलावा कोई भी सिंगुलर आपका नाउन आ जाए वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके अलावा कोई भी अनकाउंटेबल नाउन आ जाए वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में और क्या क्या आ सकता है, कोई भी आपका सिंगुलर नाउन आ जाए तो वो भी क्या किस में आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा। अगर कोई भी अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो वो भी बेसिकली किस में आ जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट में आ जाएगा, जैसे वाटर हो गया, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर नाउन भी किस में आते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। सिंगुलर वर्ब कौन सी होती हैं, जैसे इज एम आर होता है उसमें से इज आपकी सिंगुलर होती है, जैसे वॉज वर होते हैं उसमें से वॉज आपकी सिंगुलर होती है, हैज हैव में से हैज सिंगुलर होती है, डू डज में से डज सिंगुलर होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर एस या ईएस लगा हो तो ये भी आपकी सिंगुलर की कैटेगरी में ही आती है, तो ये भी आपकी सिंगुलर की कैटेगरी में ही आती है, ठीक है। दूसरा जैसे एग्जांपल देखो, राधिका इज माय बेस्ट फ्रेंड, राधिका एक लड़की का नाम है, एक व्यक्ति है तो सिंगुलर वर्ब इज आ गया, सी सब्जेक्ट है, लिव्स आपकी वर्ब है, तो सी आपका अगर सब्जेक्ट है तो सी तो सिंगुलर है, तो लिव्स आपकी कैसी वर्ब आ गई, सिंगुलर, क्योंकि देखो लिव वर्ब में एस लगा रखा है, इसका मतलब है सिंगुलर बन जाएगा, ठीक है। इट आपका सब्जेक्ट है, इट के साथ में वॉज आपकी वर्ब आ गई, इट वॉज अ ग्रेट डे, बहुत अच्छा दिन था। राधिका इज माई बेस्ट फ्रेंड, सी लिव्स इन दिल्ली। तो ये सब आपके क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगी तो सिंगुलर वर्ब, यहां तक कोई दिक्कत, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, इसमें कोई दिक्कत। देखो भाई अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो दूसरा हमारा पॉइंट आता है प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ठीक है। एक बार नितिन सर को बोलिए क्या दिक्कत आ रही है यार। देखो अगर हम बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स की, तो यू हो गया प्लूरल सब्जेक्ट है, वी हो गया प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके अलावा दे हो गया प्लूरल सब्जेक्ट है, दीज हो गया प्लूरल सब्जेक्ट है, दोज हो गया प्लूरल है। जैसे बॉय सिंगुलर होता है तो बॉयज आपका प्लूरल हो जाएगा,
ऐसे ही MAN सिंगुलर होता है लेकिन MEN प्लूरल हो जाएगा। इसके अलावा जितनी भी आपकी प्लूरल नाउन होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, आपके प्लूरल सब्जेक्ट में ही आ जाएंगे। तो प्लूरल नाउन्स भी आपके किस में आ जाएंगे, सारे के सारे प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब वर्ब प्लूरल कौन सी है, जैसे इज सिंगुलर था तो आर आपका प्लूरल है, वॉज सिंगुलर था तो वर आपका प्लूरल है, हैज सिंगुलर था तो हैव आपका प्लूरल है, डज सिंगुलर था तो डू आपका प्लूरल है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना आपका सिंगुलर था, लेकिन उसके बिना अगर आ रखा है तो ये अपने आप में प्लूरल है। जैसे यू के हिसाब से आर आ गया, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। दे सब्जेक्ट बना तो लिव आपकी वर्ब बनी, तो लिव में एस या ईएस लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। कहां पे रहते हैं तो इन प्रीपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट दिल्ली। ऑल बॉयज सब्जेक्ट बना तो ऑल बॉयज प्लूरल है तो आर आ गया। सेम, सभी लड़के सेम होते हैं। अच्छा ध्यान देंगे, आई के साथ में कुछ स्पेशल वर्ब आती हैं। आई के साथ में इज या आर नहीं आता है, क्या आता है आपका, एम आता है। पास्ट में आई के साथ बताओ वॉज आता है कि वर आता है, आप पाओगे पास्ट में आई के साथ में वॉज का प्रयोग करते हैं ना कि वर का। डू डज में से आई के साथ में डू का प्रयोग होता है ना कि डज का, ठीक है। तो डू डज में से डू आएगा। हैज हैव में से हैव का प्रयोग करते हैं, और V1 ES में से अकेला V1 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका चलता है आई के साथ में। इसके अलावा जितनी भी आपकी वर्ब होती हैं भाई, उनमें सिंगुलर प्लूरल का फर्क नहीं पड़ता है। जैसे डिड है, आपका डिड आ जाए या आपका V2 आ जाए, क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा कि ये V1 मतलब सिंगुलर है या प्लूरल है, नहीं पड़ेगा। कोई मॉडल वर्ब आ जाए, कोई भी मॉडल आ जाए, क्या इसमें फर्क पड़ेगा सिंगुलर प्लूरल का, तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। इनके नो सिंगुलर और प्लूरल, नो सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल इसमें नहीं होते हैं। तो आई हो गया, आई के साथ में आपको अलग से ध्यान रख लेना है, बाकी इनमें सिंगुलर प्लूरल आपके नहीं होते हैं। अब ये तो हमने जान लिया जी कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर वर्ब क्या है, प्लूरल वर्ब क्या है। नाउ अब हमें क्या जानना है, हमें जानना है कि सर किस तरीके से स्टेप हमें निकालने हैं इस चैप्टर के लिए। तो भाई इस चैप्टर के लिए आप लोगों के लिए ना ये कुछ 4-5 स्टेप्स हैं, इनको आपको चलना है। जब भी आपको कोई सेंटेंस दिखाई देता है, सबसे पहला काम आंख बंद करके आपको यह करना है, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है। दूसरा काम क्या करना है, अगर आपको सब्जेक्ट मिल गया है तो फिर आपको उस सब्जेक्ट के लिए आइडेंटिफाई करनी है वर्ब। आइडेंटिफाई इट्स वर्ब, आइडेंटिफाई कर लेना है उसकी वर्ब को, ठीक है। पहले सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो, दूसरा काम वर्ब को आइडेंटिफाई करो। अभी बताऊंगा कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे निकालते हैं। स्टेप नंबर 3, अगर आपको दिखे कि इन केस ऑफ मल्टीपल सब्जेक्ट्स, यानी कि अगर आपके सामने मल्टीपल यानी कि एक से ज्यादा सब्जेक्ट हैं, तो आइडेंटिफाई वर्ब फॉर ईच सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको वर्ब निकालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कर सकते हो कि एक सब्जेक्ट ले लिया, वर्ब किसी और ही की उठा ली। अगर सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा सब्जेक्ट हैं तो उन हर सब्जेक्ट की वर्ब को उस सब्जेक्ट से मैच कराओ, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और स्टेप 4 आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, बी केयरफुल अबाउट फ्रेजेस एंड क्लॉजेस प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। कई बार ऐसा होगा कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जानबूझ के कुछ फ्रेजेस या क्लॉजेस डाले जाएंगे जिससे कि सब्जेक्ट और वर्ब दूर हो जाएगा। वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाले जो शब्द है ना, वो इंफॉर्मेशन देने से ज्यादा आपका ध्यान भटकाएंगे और सब्जेक्ट और वर्ब को दूर ले जाएंगे। सबसे ज्यादा गलती बच्चों से यही होती है कि जहां सब्जेक्ट ढूंढ लिया वो वर्ब नहीं ढूंढते, क्योंकि वर्ब के और सब्जेक्ट के बीच में बहुत कुछ बीच में मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीजें हैं जो सब्जेक्ट को वर्ब से अलग करती हैं। सो समटाइम्स द वर्ब इज सेपरेटेड फ्रॉम द सब्जेक्ट यूजिंग, क्या क्या चीजें प्रयोग करके सब्जेक्ट और वर्ब को अलग कर दिया जाता है। सबसे पहला,
एक प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट, पहली चीज। दूसरी, जो रिलेटिव क्लॉज होती है, वो रिलेटिव क्लॉज को यूज करके भी कई बार सब्जेक्ट और वर्ब को अलग कर दिया जाता है। और तीसरा, कई बार पार्टिसिपल लगा दिए जाते हैं, तो कई बार कुछ और एडजेक्टिव लगा दिए जाते हैं, तो कई बार कुछ अदर पोस्ट मॉडिफायर्स। पोस्ट मॉडिफायर्स का मतलब क्या होता है, कोई नाउन लिखा हुआ है, एक तो नाउन को इधर मॉडिफाई करते हैं तो प्री मॉडिफायर हो जाते हैं वो तो, है ना, और एक होते हैं बेसिकली इधर वाले। नाउन के पीछे अगर एडजेक्टिव लिख दिया जाए या कुछ और लिख दिया जाए तो उनको ही पोस्ट मॉडिफायर, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, नाउन के बाद में प्रयोग होने वाले शब्द पोस्ट मॉडिफायर कहलाते हैं। ठीक है, आ जाओ भाई, किस तरीके से देखते हैं, एक बार पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाएंगे। अच्छा, अगर आपको फिर भी डाउट रहता है ना स्टिल कि सर हम ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं प्रीपोजिशन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, पार्टिसिपल क्या है, सो अगेन आई विल रिकमेंड ये वाली क्लास देख लेना मेरे भाई, कंप्लीट बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। जाके यूट्यूब पे सर्च कर लोगे ना बेसिक्स ऑफ इंग्लिश बाय प्रशांत सर, आपको ये क्लास मिल जाएगी। ठीक है, और जैसे ही आपको ये क्लास मिलेगी आप जाके देख लीजिएगा, 11 घंटे 53 मिनट, मतलब 11 घंटे 35 मिनट 53 सेकंड की ये क्लास है टोटल आपकी, उसको देख लेना। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पे ये जो हैंड रिटन नोट्स लिखा हुआ है, इसको देख के मुझे याद आया कि आपको प्रिंटेबल फाइल मिलेगी और डिजिटल नोट्स भी मिलेंगे। साथ ही साथ में अब की बार हमने ये रखा है, जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होता है तो आपको पूरे चैप्टर के नंबर 6 पे ये लिख लेना, हैंड रिटन नोट्स भी देने वाले हैं हम लोग। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स, तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर यू, है ना, काफी ज्यादा हेल्प होगी आप लोगों की। जैसे हम पेड बैच में भी देते हैं, जितने भी हमारे पेड बैच चल रहे हैं वहां पे भी हम लोग क्या करते हैं कि डेली का डेली हैंड रिटन नोट्स अपलोड करते हैं, जिससे कि बच्चे का थोड़ा सा टाइम बच जाए। ठीक है भाई, एक बार जितने भाई एक बार क्वालिटी कम सेलेक्ट कर लेना, जो बफरिंग वाले बच्चे बोल रहे हैं प्लीज एक बार क्वालिटी कम सेलेक्ट कर लेना अपने उसमें। ठीक है, ओबीएस में सेटिंग देख लेना एक बार। और दूसरा, जितने लोगों का ऑफिस में इस वाली वाईफाई से कनेक्ट है सबका डिस्कनेक्ट करा दे, मे भी हो सकता है स्ट्रीम जाने में दिक्कत हो रही है अगर इतने बच्चों को हो रही है तो। ठीक है यार, हद हो गई, नहीं तो बहुत अब तक। चलो भाई देखो एक बार, तो ये वाली चीज मैं बता रहा था आपको कि हैंड रिटन नोट्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी काफी अच्छी चीज हमने रखी है आप लोगों के लिए। आ जाओ भाई, तो ये वाली जो चीज अभी बताई है ना, किस तरीके से सब्जेक्ट और वर्ब को अलग कर देता है, इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसको देखना और बताना कि इसमें क्या एरर है। ठीक है, जल्दी से जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई कि इसमें क्या एरर है। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूं आप लोगों से, एग्जांपल देना चाह रहा हूं कि किस तरीके से आपके एरर डिटेक्शन के आ सकते हैं, जहां पे हेल्पिंग वर्ब, मतलब सॉरी वर्ब और सब्जेक्ट को ना अलग अलग कर दिया जाता है। जैसे देखना, सेंटेंस के शुरुआत में आया हुआ नाउन या प्रोनाउन सामान्यतः सब्जेक्ट होता है। तो ये जो बुके शब्द लिख रखा है, ये बेसिकली आपका आसानी से कह सकते हो कि सर ये तो सब्जेक्ट हो गया। अब ये जो ऑफ है ये प्रेपोजिशन है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फ्लावर्स, तो ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब ये जो प्लेस्ड है, आप ये वर्ब मत समझ लेना, इसका मतलब है द बुके ऑफ फ्लावर्स, कॉन्सेप्ट मतलब जो कि रखा हुआ था, प्लेस्ड, तो विच वॉज प्लेस्ड, जो कि रखा हुआ था, कहां पे रखा हुआ था, तो ये जो प्लेस्ड है ना, ये एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है, इसको पार्टिसिपल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये पार्टिसिपल हो गया, यानी कि अभी वर्ब नहीं आई है, ध्यान देना, सब्जेक्ट तो आ चुका है लेकिन वर्ब नहीं आई है। ऑन क्या है, तो आप कहोगे सर प्रीपोजिशन है, और इस ऑन का ऑब्जेक्ट क्या है, द टेबल। अब ये जो लैंड है, ये बेसिकली आपकी क्या है, वर्ब है। सब्जेक्ट क्या था आपका, बुके, अगर बुके सब्जेक्ट है और लैंड वर्ब है, तो सब्जेक्ट कैसा है, तो आपको पता ही है सर ये तो बुके सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपको कैसी चाहिए, सिंगुलर। वर्ब को सिंगुलर करने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं हम, तो यहाँ पर लैंड्स हो जाएगा। क्या लैंड करता है ये,
अ फ्रेश अरोमा, अरोमा मतलब जो खुशबू होती है, ठीक है। और क्यों करता है और किसके लिए करता है? टू द एंटायर रूम, पूरे के पूरे रूम में, पूरे के पूरे रूम में। क्लियर है भाई? तो ये देखो किस तरीके से सब्जेक्ट यहां था और वर्ब को पीछे धकेल दिया गया, ठीक है। ऐसे ही देखो एक और क्वेश्चन दिखाते हैं, तो कौन से पार्ट में एरर होगा इसमें? इस वाले पार्ट में। नेक्स्ट देखो एक और क्वेश्चन, द टीचर अलोंग विथ हर स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट एट द साइंस एग्जीबिशन हेल्ड लास्ट फ्राइडे। तो द टीचर देखो सेंटेंस के शुरू में जब भी नाउन या प्रोनाउन आएगा तो आप कह दोगे कि सर ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है। अलोंग विथ जो होता है ये प्रीपोजिशन होता है, और हर प्रीपोजिशन को अपना क्या चाहिए होता है? ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो ये हो गया जी क्या? ऑब्जेक्ट। अब ये आ गई वर्ब, जो कि अपने आप में क्या है? आपकी वर्ब है। अब एक बात बताइएगा, सब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट्स है या टीचर? आप कहोगे सर टीचर है। अगर टीचर है तो टीचर के हिसाब से वर्ब आनी चाहिए, तो वर्ब क्या आ जाएगी आपकी? वॉच। एकदम करेक्ट है। इससे क्या हुआ? बीच में एक फ्रेज डाला और उस फ्रेज से इसको ना बड़ा कर दिया, दूर कर दिया एक दूसरे से। इसका मतलब है एरर कौन से पार्ट में हो जाएगा? आप कहोगे सर इस वाले पार्ट में। समझ आ गई भाई बात? और प्रेजेंट आपका क्या होता है? ये एडजेक्टिव होता है। और कहां प्रेजेंट थे? तो एट प्रीपोजिशन है, जिसका ऑब्जेक्ट है द साइंस एग्जीबिशन। और कौन सा एग्जीबिशन? हेल्ड आपका क्या है? अगेन जैसे वहां पे पास्ट पार्टिसिपल था, एडजेक्टिव था, ये भी है विच वॉज हेल्ड। तो विच वॉज हेल्ड पूरी क्लॉज होती, उसको रिड्यूस करके पार्टिसिपल बना दिया है, फ्रेज बना दिया है, ठीक है। हेल्ड कब हुआ था? तो लास्ट फ्राइडे आपका टाइम बता रहा है, ये एडवर्ब है। एक और क्वेश्चन देखें ऐसा ही, देखो एक बार, अ सीरीज ऑफ ट्रेनिंग सेशंस वर कंडक्टेड टू एनहेंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉइज। देखो जल्दी जल्दी आंसर करेंगे आप लोग भी, स्पीड में आंसर आने चाहिए आप लोगों को, मजा नहीं आएगा नहीं तो ऐसे। देखो अ सीरीज आपका क्या है? ये सब्जेक्ट है। अगर सीरीज सब्जेक्ट है तो ऑफ प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा ट्रेनिंग सेशंस। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब है सीरीज के हिसाब से क्या आ जाएगा आपका? वॉज आ जाएगा। कंडक्टेड आपकी क्या आ गई? वॉज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्योंकि पैसिव स्ट्रक्चर है। इज एम आर वॉज वर्ब के बाद में आईएनजी फॉर्म आती है तो एक्टिव होता है। इज एम आर वॉज वर्ब के बाद में आपकी थर्ड फॉर्म आती है तो पैसिव स्ट्रक्चर होता है। और क्यों कंडक्ट करी गई थी? तो पर्पज बताने के लिए, टू एनहेंस। क्या एनहेंस करना था? द प्रोडक्टिविटी। और किसकी? तो ऑफ प्रीपोजिशन है, जिसका ऑब्जेक्ट है द एम्प्लॉइज। कौन सा एरर हो जाएगा? इस वाले पार्ट में। देखो आई विल ट्राई कि जितना भी पार्ट हम लोग कवर करें, मैं एक एक सेंटेंस में आपको हर चीज बताते चलूं, ठीक है, जिससे कि जब आप एक ही चीज को देखो, हो सकता है आपको बार बार ना पता हो कि पर्पज बताने के लिए इन्फिनेटिव आता है, आज आपको ना पता हो, लेकिन जब आप आगे आने वाली 10 15 20 क्लासेस मेरी देखोगे, 40 क्लासेस जब आप मेरी देख लोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली ये बात ना आपके दिमाग में बैठ चुकी होगी कि 2+B1 पर्पज बताता है, क्योंकि मैं इस बात को इतनी बार बोल चुका हूँ। बेशक आपको आज नहीं पता है, तो मैं कोशिश करता हूं कि हर एक चीज को ना लॉजिकली समझा के पूरे सेंटेंस को ब्रेक करके चलूं। देखो एक बार, द लिस्ट आपका क्या है? सेंटेंस के शुरू में आया तो सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, जिसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा द कैंडिडेट्स। हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, और हु रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये इसके लिए वर्ब है हैव। ये हैव क्लियर जो है ये इसकी वर्ब है। अब आप कह सकते हो हु का रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसका एंटीसीडेंट क्या है? कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स के हिसाब से हैव एकदम सही है। अभी ये वाला पॉइंट भी समझाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए ये देखो कि इससे पूरा क्या करा, क्या क्लियर कर दिया? द एग्जाम। अब जैसे ही देखोगे ना कि भाई पूरा का पूरा सब्जेक्ट कहां था? लिस्ट, लेकिन अब वर्ब कहां जाके आई है? आप कहोगे देखो वर्ब ये रही। तो वर्ब को सब्जेक्ट से क्या कर दिया गया? दूर कर दिया गया। दूर हो या पास हो, आपको ध्यान रखना है कि वर्ब और सब्जेक्ट का जो मिलन है वो एग्रीमेंट के हिसाब से होना चाहिए। तो इज आ जाएगा यहां पे आर की जगह पे, ठीक है भाई, सिंपल है। तो वन लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद में हम बढ़ जाएंगे पहले कॉन्सेप्ट की तरफ, या यूं कह सकते हैं कि पहला कॉन्सेप्ट तो हमने ऑलरेडी कवर कर ही लिया कि सब्जेक्ट और वर्ब को अलग कर देता है। अलग करने के लिए क्या क्या चीजें आ रही हैं आपने देखी है। द प्लेयर्स सब्जेक्ट है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसकी वर्ब आ जाएगी ट्रेंड, ठीक है। आगे कैसे ट्रेन किया है? तो हार्ड आपका एडवर्ब होता है, ध्यान देंगे, ठीक है। हु ट्रेंड, ट्रेंड हाउ, हाउ का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। एंड आपका कंजंक्शन हो गया, एंड से पहले V2 है, एंड के बाद में भी V2 आ गया। एंड फॉलोड, क्या फॉलो किया था उन्होंने? डिसिप्लिन, तो ये फॉलो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। अब वॉज आपकी क्या है? तो आप कहोगे सर ये तो वर्ब है। बेटा अगर ये वर्ब है तो इसके लिए सब्जेक्ट कहां था? ये प्लेयर्स आपका सब्जेक्ट था। सेंटेंस की शुरुआत में आने वाला नाउन
या प्रोनाउन अपने आप में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो आप कह दोगे सर प्लेयर्स के हिसाब से वॉच का नहीं, किसका प्रयोग होगा, वर का प्रयोग होगा। वर के बाद में अवॉर्डेड, क्योंकि प्लेयर्स को अवार्ड दिया गया, पैसिव स्ट्रक्चर है, तो इजेएमआर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, इजेएमआर वॉच वर है ना। बाई प्रेपोजिशन है, पैसिव में जो आती है किसके द्वारा, तो द कोच उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कौन से पार्ट में एरर है, थर्ड पार्ट में, ठीक है, थर्ड पार्ट में एरर आ जाएगा। यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो आप बता दीजिए, और अब हम बढ़ेंगे पहले कॉन्सेप्ट की तरफ एग्जैक्टली। अब एक एक करके कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे और आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आसान लगने वाले हैं, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। क्यों, क्योंकि मैं जिस बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा मुश्किल लगने का कोई चांस ही नहीं है। अब आप कहोगे कि क्या सर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, अभी आपको एग्जाम के क्वेश्चंस भी करा के दिखाए जाएंगे, चिंता मत करिएगा। कोई डाउट, बहुत बढ़िया, नो डाउट, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, ठीक है। आ जाइए जी, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, थोड़ा सा बड़ा सा सेंटेंस दिखेगा लेकिन एरर बड़ा माइन्यूट सा होगा। इसमें सेंटेंस बड़ा सा दिखेगा लेकिन एरर बहुत छोटा सा होगा। तो इस छोटे से एरर को आपको पकड़ना है और बताना है कि क्या एरर है, और इसी कॉन्सेप्ट पे फिर आपको कुछ पीवाईक्यू पढ़ाए जाएंगे और फिर कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया जाएगा। देखिएगा जी, पहला क्वेश्चन जैसे ही आप देखते हैं ना, पहले खुद से भी अटेम्प्ट करें। सेंटेंस की शुरुआत में आ गया जी द फादर। मैंने आपको बार बार एक बात बोल रहा हूं मैं, सेंटेंस के शुरुआत में आया हुआ नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है। आप आसानी से कह दोगे सर ये सब्जेक्ट है, बात आई समझ में। अगर ये सब्जेक्ट है तो ये जो अलोंग विथ हमने लिखा है, आप इसको क्या बोलोगे, सर ये तो प्रीपोजिशन होता है, ठीक है सर। इस प्रीपोजिशन के लिए हमें क्या चाहिए, जब भी सेंटेंस में कहीं पे भी प्रीपोजिशन आता है तो उस प्रीपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिज चिल्ड्रन। बात क्लियर है यहां तक। अब आगे जी आर, बिल्डिंग, इज एम आर के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब जैसे ही आर आई तो आपने देखा सर ये तो वर्ब है, और बेटा अगर कहीं पे भी वर्ब आएगी तो वर्ब तो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। सब्जेक्ट क्या था, फादर, जो कि अपने आप में क्या है, सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है इसका मतलब है कि ऐसे केस में वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो आर की जगह पे क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। तो इज आपकी हेल्पिंग वर्ब बनी, बिल्डिंग आपकी मेन वर्ब बनी। क्या बिल्ड कर रहे हैं, अ ट्री हाउस, एक ट्री हाउस बना रहे हैं, यानी कि पेड़ का घर बना रहे हैं। कहां पे बना रहे हैं, तो इन आ गया प्रेपोजिशन, जिसका ऑब्जेक्ट आ गया द बैकयार्ड, घर के पीछे जो, बैकयार्ड का मतलब है घर के पीछे जो बगीचा सा होता है उसमें, जिससे वो क्या कर रहे हैं, टीचिंग देम, जो फादर है वो उनको सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं, वैल्यूएबल स्किल्स। तो टीचिंग आपका आ गया पार्टिसिपल, जिसके आगे ऑब्जेक्ट आ गया देम। क्या सिखा रहे हैं, वैल्यूएबल स्किल्स, ऐसे स्किल्स जिनकी वैल्यू होती है। किस चीज के बारे में, अबाउट टीम वर्क, टीम वर्क के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में, एंड द जॉय ऑफ क्रिएटिंग समथिंग टुगेदर। तो देखो वैल्यूएबल स्किल्स, अबाउट, अबाउट प्रीपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है, एक तो टीम वर्क, कंस्ट्रक्शन, द जॉय, किस चीज का जॉय, तो ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई। क्रिएटिंग, क्या क्रिएट करना, समथिंग टुगेदर, यानी कि एक साथ में कुछ क्रिएट करना। इस तरीके से पूरे सेंटेंस को ब्रेक करके देखना है। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था ना, वो आपको क्या समझना है, समटाइम्स आपके साथ में क्या होगा कि एक नाउन शुरू में होगा, फिर एक बीच में फ्रेज होगा, और फिर एक और नाउन या प्रोनाउन होगा, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसे आएगा कि एक आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, फिर सामान्यतः कुछ फ्रेजेस आते हैं यहाँ पे, देयर आर सर्टेन फ्रेजेस, ठीक है, और उसके बाद में इन फ्रेजेस से रिलेटेड कोई और नाउन या प्रोनाउन आता है। ध्यान देना है, सब्जेक्ट अल्टीमेटली क्या है, यही है। तो वर्ब जो आएगी इस सब्जेक्ट के अनुसार आएगी हमेशा और हमेशा। अब देखो मैंने यहाँ पे फ्रेजेस लिखा है, क्योंकि ज्यादातर ये फ्रेजेस वैसे होते प्रेपोजिशन है, लेकिन सारे नहीं। इनमें से एक ऐसा भी है जो प्रीपोजिशन नहीं होता, उसकी भी बात करेंगे अभी हम, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान दे लेनी है। देख लेते हैं एक बार। तो ये जो शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे कि एज वेल एज, जैसे कि लाइक, अनलाइक, देखो एज वेल एज जो है ना, ये एक जस्ट फ्रेज है। मैं जानबूझ के इसको प्रीपोजिशन या कंजंक्शन नहीं बोल रहा हूं। इसके अलावा जितने भी हैं उनको आप प्रीपोजिशन के तरीके से मान सकते हैं। जैसे कि लाइक यहाँ पे अपने आप में प्रीपोजिशन है। वैसे तो लाइक के बारे में आपने देखा होगा कि लाइक अपने आप में वर्ब भी होता है, लाइक यानी कि पसंद करना। लेकिन
लाइक वर्ब होने के साथ साथ प्रीपोजिशन भी होता है। लाइक जब वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है किसी को पसंद करना, लेकिन लाइक जब प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है किसी के जैसे होना। ठीक है, बॉयज लाइक यू, तुम्हारे जैसे लड़के। लेकिन अगर मैं ऐसे कह दूं कि आई लाइक यू, क्या मतलब है मैं तुम्हें पसंद करता हूं। तो आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, यहां पे लाइक वर्ब है, आई सब्जेक्ट है। और अगर मैं ऐसे कहूं कि बॉयज लाइक यू, यानी कि तुम्हारे जैसे लड़के, तो लाइक यहां पे प्रेपोजिशन है। जैसे लाइक प्रेपोजिशन है जिसका मतलब होता है किसी के जैसे होना, अनलाइक भी प्रीपोजिशन है और इसका मतलब होता है किसी के जैसे ना होना, किसी से अलग होना। ऐसे ही बट, बट सामान्यतः कंजंक्शन होता है, लेकिन बट को प्रीपोजिशन के तरह से भी प्रयोग कर सकते हैं। और बट जब भी प्रीपोजिशन होगा तो वहां पे बट का जो मीनिंग आता है ना सर, वो आता है को छोड़कर, के अलावा, बट। ठीक है, इसके अलावा बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। इसके अलावा एक्सक्लूडिंग, को छोड़कर, इंक्लूडिंग, को शामिल करके, इसके सहित। ठीक है, एक्सेप्ट का वही मतलब होता है जो बट का होता है। ठीक है, बट और एक्सेप्ट का सेम मीनिंग होता है। ठीक है, को छोड़कर। एंड नॉट, एंड नॉट का मतलब होता है सामने वाले को हटाने के लिए हम कह रहे हैं। ध्यान देना, वैसे कंजंक्शन और नॉट आपको एडवर्ब ऑफ नेगेशन दिखेगा, लेकिन यहां पे एक तरीके से प्रीपोजिशन के तरीके से काम करते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे आगे। इसके अलावा अलोंग विथ, ये भी पूरा प्रीपोजिशन है। टुगेदर विथ, ये भी प्रीपोजिशन है। इन कंपनी ऑफ, देखो ऑफ साफ साफ प्रीपोजिशन दिखेगा। अकंपनीड बाई, ये भी प्रीपोजिशन दिखेगा। ये अकंपनीड पार्टिसिपल होता है, बाई प्रीपोजिशन होता है, मिक्स्ड मिला के प्रीपोजिशन के तरीके से मान लेते हैं इसको। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर ये फ्रेज हो, एक कोई सब्जेक्ट इनसे पहले आए, सब्जेक्ट इनसे पहले, और एक कुछ इनके बाद में आए। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है, सामान्यतः ऑब्जेक्ट होता है, बाकी सबके साथ ऑब्जेक्ट आता है, एज वेल एज के साथ सब्जेक्ट आता है। यानी कि देखो क्या होगा, सब्जेक्ट लाइक मान लो कोई भी ले लेता हूं, अलोंग विथ, और इसके साथ में ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर एज वेल एज लिखते हैं तो सब्जेक्ट, एज वेल एज, और लास्ट में ये भी सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और जो वर्ब आती है वो आती है अकॉर्डिंग टू दिस, चाहे एज वेल हो, एज हो, चाहे आपका कोई सा भी हो, वर्ब आएगी तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वन, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है भाई। लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान देना, एज वेल एज के साथ, बाकी सबके साथ आगे ऑब्जेक्ट आता है, एज वेल एज के साथ आगे ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट ही आता है। ठीक है, क्या दिक्कत हो रही है, कोई कह रहा है साउंड नहीं आ रही है भाई। चलो आगे भाई, लाइक और शेयर कर देना वीडियो को। काफी सारे बच्चे ये बफरिंग बफरिंग के इश्यू के चक्कर में भाग गए आधे तो। देखो एक बार ये सारे क्वेश्चंस को देखो, सी अकंपनीड बाई हर फ्रेंड्स, जैसे देखोगे सी आपका क्या है, सब्जेक्ट है, अकंपनीड बाई, अब ये आपका क्या है, एक तरीके से प्रीपोजिशन है। तो इस बाई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो हर फ्रेंड्स अपने आप में यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस पूरे को प्रीपोजिशन मान सकते हैं। वैसे कायदे से देखें तो अकंपनीड आपका पार्टिसिपल है और बाई आपका क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, लेकिन अकंपनीड बाई को हम पूरा का पूरा प्रीपोजिशन के तरीके से यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया प्रीपोजिशन, अकंपनीड बाई यानी उसके साथ कौन था, हर फ्रेंड्स उसका ऑब्जेक्ट आ गया। तो आर जो वर्ब है वो बेसिकली सी के हिसाब से तो गलत हो जाएगी, हमें यहाँ पे लिखना चाहिए इज गोइंग टू द पार्टी टुनाइट। क्लियर है, इज आ जाएगा पहले में। दूसरा देखो, राधिका, राधिका क्या है जी, सब्जेक्ट है, अनलाइक आपकी प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर पेरेंट्स। तो राधिका के हिसाब से क्या आ जाएगा आगे, लाइक्स टू टॉक, बात करना, विथ मी, मेरे से बात करना पसंद है, कब, इन देयर फ्री टाइम। अब आपको ध्यान देना है, अगर इनके लिए हमें कोई पजेसिव केस भी लगाना पड़े तो पजेसिव केस भी राधिका के हिसाब से आएगा, पजेसिव केस सी के हिसाब से आएगा। यानी कि जो जिसके हिसाब से हम वर्ब लिखते हैं उसी के हिसाब से पजेसिव केस भी लिखना होता है। तो अगर पजेसिव केस हमें लिखना है तो देयर का नहीं, किसका प्रयोग करेंगे सर, हर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि राधिका अपने फ्री टाइम में बात करेगी। अगर बात राधिका कर रही है, देखो वर्ब का मतलब होता है अल्टीमेटली एक्शन, वर्ब क्या है, एक्शन। अगर एक्शन राधिका ने किया है तो फ्री टाइम किसका होगा, ऑब्वियस सी बात है राधिका का, तो हर आ जाएगा। ऐसे अगला देखो, दे सब्जेक्ट आ गया,
एज वेल एज हर। अब आपको बस यही ध्यान रखना है यहाँ पे कि दे एज वेल एज के साथ में आगे ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट लिखते हैं, इसीलिए दे एज वेल एज सी लिखना होता है हमें, ना कि हर। तो दे एज वेल एज सी, और दे के हिसाब से आगे क्या रखा है आपका, आर आ रखा है, जो कि करेक्ट है। आर के हिसाब से कमिंग आ गया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, दिस संडे यानी कि संडे को आ रहे हैं। अब देखो इसको एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा दिया है। कोई डाउट हो तो बता देना और एक बार क्वेश्चंस को करके दिखा देना सर। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एसएससी स्टेनो 17/11/2022 को पूछा गया। द मदर एज वेल एज द सन्स वर आस्क्ड टू अपीयर बिफोर द मजिस्ट्रेट फॉर इंटरोगेशन। जल्दी जल्दी आंसर करने का प्रयास करेंगे सर, और अगर पूरा समझ आ गया है तो एक बार लाइक करके दिखा दीजिए कि पूरा समझ आ गया है फटाफट से भाई। और आंसर इतने स्लो आ रहे हैं यार, ऐसे मजा आएगा है? मजा नहीं आएगा, इतने स्लो आंसर आएंगे अब। देखो भाई, द मदर आपका सब्जेक्ट बना, एज वेल एज से जोड़ा है तो द सन्स आ गया। मैंने कहा है कि आना वर्ब किसके हिसाब से आएगी, पहले वाले के हिसाब से। पहले वाले के हिसाब से तो मदर के हिसाब से वर का नहीं किसका प्रयोग करेंगे सर, वॉज का प्रयोग होगा। वॉज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, वॉज आस्क्ड। मदर ने कुछ नहीं पूछा है, मदर को बोला गया है। मदर को बोला गया तो पैसिव स्ट्रक्चर है, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। किस चीज के लिए बोला गया तो टू प्लस बी बना गया, टू अपीयर। कहां पे अपीयर होना है तो बिफोर, बिफोर यहाँ पे प्रेपोजिशन है। बिफोर का मतलब वैसे तो पहले होता है, लेकिन जब किसी अथॉरिटी वगैरह के सामने पेश होना होता है तो पेश होने के सेंस में बी बिफोर का यूज कर लेते हैं, तो द मजिस्ट्रेट उसका ऑब्जेक्ट आ गया। क्यों पेश होना है तो पर्पज बताने के लिए फॉर प्रेपोजिशन, और उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा जी इंटरोगेशन। कौन से पार्ट में एरर है, आप कहोगे सर बी पार्ट में, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द दून वैली विथ ऑल इट्स लाइट्स लुक ब्यूटिफुल एट नाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन। एसएससी सीजीएल 7/6/2019 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। देखो द दून वैली आपका क्या है, आप कहोगे सर सब्जेक्ट है। सेंटेंस की शुरुआत में आया हुआ नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है, ठीक बात है सर। आगे विथ आपका क्या है, आप कहोगे प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन है तो ये आगे क्या आ जाएगा, ऑल इट्स लाइट्स, तो इसका ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट अल्टीमेटली क्या है, दून वैली। तो दून वैली के हिसाब से हमें लुक लिखना चाहिए या लुक्स लिखना चाहिए। आप कहोगे कि सर बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि वैली सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब हमें लुक्स आएगी ना कि लुक। तो लुक्स, लुक्स हाउ कैसी लगती है वो, तो ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव आ जाएगा। कब लगती है तो एट नाइट आ गया, एट प्रीपोजिशन, नाइट उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। और कहां से लगती है तो फ्रॉम प्रीपोजिशन है, द टॉप, किस चीज का टॉप तो ऑफ प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द माउंटेन। कौन से पार्ट में एरर है, आप कहोगे सर ये वाला पार्ट, यानी कि ये जो पार्ट था ना, ये ए था विथ ऑल इट्स लाइट्स, ये बी था, ये एट नाइट वाला सी था, और फ्रॉम द टॉप वाला डी था। ये इतना पार्ट था, तो जो बी वाला पार्ट है इसमें एरर आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखें अगला आपका क्वेश्चन। दो क्वेश्चन आपके सामने और हैं, फटाफट से आंसर करने का प्रयास करेंगे। एक एसएससी एमटीएस का, एक सीजीएल का। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे भाई। देखो, द डॉक्टर विथ हिज इंटर्न्स, जैसे देखा द डॉक्टर सब्जेक्ट है, विथ प्रेपोजिशन है, जिसका ऑब्जेक्ट है हिज इंटर्न्स। इंटर्न्स होते हैं वो जो सीखने वाले लोग होते हैं ना, उनको इंटर्न बोला जाता है, ठीक है। तो द डॉक्टर विथ हिज इंटर्न्स, आर प्रेपोजिशन, मतलब आर आपका क्या आ गया, वर्ब आ गया। अब जैसे ही देखा वर्ब ये है और आपका सब्जेक्ट कहां पे था, तो आप कहोगे सर डॉक्टर आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है। अब डॉक्टर कैसा सब्जेक्ट, आप कहोगे सिंगुलर। आप लोगों के मन में कुछ ये भी आ सकता है, सर अगर डॉक्टर की जगह डॉक्टर्स कर दें तो। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को प्रयोग करना, यानी कि वर्ब के हिसाब से सब्जेक्ट नहीं लगाना है, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को लगाना है। तो डॉक्टर के हिसाब से आपको आर की जगह पे क्या लगा देना है, इज लगा देना, ठीक है। तो द डॉक्टर इज, यहां पर ड्यू आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, ध्यान देंगे। वैसे तो ड्यू जो होता है, ड्यू टू, वो पूरा प्रेपोजिशन बनता है। ड्यू टू आपका क्या होता है, प्रीपोजिशन, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, बिकॉज ऑफ, ठीक है। लेकिन यहां पे ड्यू एडजेक्टिव है और ये आपका इन्फिनेटिव है,
आप में से कुछ बच्चों को लग सकता है कि सर ड्यू टू तो प्रीपोजिशन है, इसके बाद तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए अराइविंग। नहीं, ड्यू एडजेक्टिव है, टू आपका इन्फिनेटिव है। ड्यू का मतलब होता है किसी चीज का होना बाकी है। हम कहते हैं ना कि इतने पैसे ड्यू हैं, तो किसी चीज का होना जब बाकी होता है तो वो ड्यू होता है। तो ड्यू आ गया एडजेक्टिव, 2+V1 आपका इन्फिनेटिव आ गया। ड्यू है, क्या करने के लिए ड्यू है? टू अराइव, आने के लिए। कहां पे आने के लिए? तो हियर एडवर्ब आ गया। कब तक आएगा? तो बाई प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है नून। बाई टाइम की डेडलाइन दिखाता है। कौन से पार्ट में एरर आ जाएगा? बी पार्ट में। ठीक है, तो गलती नहीं करनी आप लोगों को। द प्राइम मिनिस्टर आपका सब्जेक्ट है, along with आपका प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा द अदर मिनिस्टर्स। तो आप आसानी से कह सकते हो सर ये तो ऑब्जेक्ट है, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट कहां बचा? प्राइम मिनिस्टर में। प्राइम मिनिस्टर अगर सब्जेक्ट है तो हैव की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? हैज आएगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई लेफ्ट। कहां के लिए जा चुके हैं? तो फॉर अमेरिका। ध्यान देंगे, व्हेन वी लेफ्ट समवेयर, जैसे हमने कोई प्लेस छोड़ा, आई लेफ्ट दिल्ली, इसका मतलब मैं दिल्ली से चला गया। और जब हमने किसी शहर के लिए निकले, आई लेफ्ट फॉर मुंबई, इसका मतलब है मैं मुंबई के लिए निकला। किसी शहर से निकले तो यू लेफ्ट सम सिटी, और किसी शहर के लिए निकले तो यू लेफ्ट फॉर सम सिटी। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना आप लोग भी। तो भाई ये इस तरीके से था। अब आप पहुंच जाते दूसरे नंबर रूल पे। कॉन्सेप्ट नंबर 2 आपका, इसका आंसर करेंगे जल्दी जल्दी से, फटाफट फटाफट आंसर करेंगे भाई। देखो, एनीथिंग सेंटेंस के शुरुआत में आया है, प्रोनाउन है, तो इसका मतलब है ये आप आसानी से कह दोगे सर सब्जेक्ट है। दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके लिए वर्ब आ गई डिस्ट्रैक्ट्स। रिलेटिव प्रोनाउन का ये एंटीसीडेंट है, तो एनीथिंग क्या होता है? सिंगुलर होता है। यहां पे यही पॉइंट आपको कवर करना है कि जितने भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एनी से, सम से, एवरी से या नो से बनते हैं, ठीक है, तो इसके साथ में हो सकता है एनी वन आ जाए, हो सकता है एनी थिंग आ जाए, हो सकता है एनी बडी आ जाए, कुछ भी आ सकता है। हो सकता है समवन आ जाए, समथिंग आ जाए, समबडी आ जाए। ये सब अपने आप में क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं भाई। ये सब अपने आप में सिंगुलर होते हैं। तो जैसे ही देखोगे एनीथिंग सब्जेक्ट है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रैक्ट्स इसके लिए वर्ब आ गया। ठीक है, तो ये दैट के लिए वर्ब आया, एनीथिंग के लिए नहीं। यू इसके लिए क्या आ जाएगा? आप कहोगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ड्यूरिंग आपका क्या है? तो आप कहोगे सर ड्यूरिंग तो एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, और उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा योर स्टडी आवर्स, तो ये आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वेदर आपका बेसिकली कंजंक्शन के तरीके से आता है। इट सब्जेक्ट है, इज वर्ब, इज वेदर इट इज योर फोन, या फिर हो सकता है ये बैकग्राउंड नॉइस हो, तो योर फोन बैकग्राउंड नॉइस, और इवन योर ओन थॉट्स, तो ये भी आ गया आपका। तो वेदर का पेयर और से बन रखा है, तो ये भी सही है। चाहे आपका फोन है, चाहे आपकी बैकग्राउंड नॉइस है, चाहे आपका बेसिकली खुद के विचार हैं, अगर ये बेसिकली आपके लिए क्या बन रहे हैं? बैरियर्स, आर बैरियर्स। जैसे देखा ना, अब ये आर आई है, इसके लिए वर्ब, ये जो वर्ब आई है इसका सब्जेक्ट है कहाँ? तो आप सभी को ध्यान होगा कि सब्जेक्ट कहाँ था? शुरुआत में था। अगर सब्जेक्ट शुरुआत में तो एनीथिंग सब्जेक्ट है, और एनीथिंग को हम अभी देख चुके हैं, एनी हो, सम हो, एवरी हो या नो हो। इसके साथ में थिंग आए, बडी आए, या फिर आपका वन आए, ये सब अपने आप में क्या होते हैं? तो आप कहोगे सर सिंगुलर होते हैं। अगर सिंगुलर होते हैं तो आर का नहीं, किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। तो इज बैरियर्स, बेशक ये प्लूरल आपको दिख रहा है, सब्जेक्ट एनीथिंग है ना कि बैरियर्स। बैरियर्स तो आगे कॉम्प्लीमेंट है, बैरियर्स तो अपने आप में कॉम्प्लीमेंट है, इसीलिए सब्जेक्ट के हिसाब से चलना है, बैरियर्स के हिसाब से नहीं चलना है। तो इज आ जाएगा। ठीक है, और ये कैसे बैरियर्स हैं? दैट आपका यहाँ पे हिडन है, यू सब्जेक्ट आ गया, मस्ट आपकी हेल्पिंग वर्ब है, दैट यू मस्ट लर्न टू ओवरकम, जिनको ओवरकम करना आपको सीखना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू पर्पज को दिखा रहा है, क्या करना है? कंसंट्रेट इफेक्टिवली, इफेक्टिवली कंसंट्रेट करने के लिए। नाउ देखो एक बार, तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट यही है कि एवरीथिंग हो, एनीथिंग हो, समथिंग हो, नथिंग हो, एवरीवन हो, एनीवन हो, समवन हो, नो वन हो, इन सब के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है। और एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि अगर वर्ब सिंगुलर है तो इनके लिए आने वाला पजेसिव केस भी सिंगुलर होगा। अगर वर्ब प्लूरल हो तो इनके लिए आने वाला पजेसिव केस भी प्लूरल होगा। देखिए एक बार, एवरीथिंग सब्जेक्ट है, तो इसके लिए क्या आएगा? इज आएगा या आर आएगा? जल्दी जल्दी आंसर करो।
आप सभी कह दोगे सर आर नहीं इज का प्रयोग करेंगे। एनीथिंग मतलब एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान होना चाहिए, वैसे अकॉर्डिंग टू द प्लान, ठीक है, ध्यान देंगे। आगे एनीथिंग आ गया, इसके बाद में दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर दैट रिलेटिव प्रोनाउन तो ये इसका एंटीसीडेंट है, तो वर्ब तो अल्टीमेटली इसके अकॉर्डिंग ही आनी है। तो कीप्स आएगा या कीप आएगा, तो आप कहोगे सर एनीथिंग है, एवरीथिंग है या कुछ भी है, थिंग वाले आ गए तो इसका मतलब है प्लूरल नहीं सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, कीप्स आ जाएगा। इसको देखो, एवरीबडी सब्जेक्ट है, हैज आएगा या हैव आएगा, फिर इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई पेड। अब आप जानते हैं एवरीबडी कैसा सब्जेक्ट होगा, आपको होगा सर सिंगुलर बनेगा। अगर सिंगुलर बनेगा तो यहाँ पे हैव का यूज नहीं करेंगे, किसका करेंगे, हैज का। हैज पेड, क्या पे किया है, तो पे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा द सेम अमाउंट, बराबर अमाउंट करा है, ठीक है। और प्रेपोजिशन है किसके लिए, या तो देयर आएगा या हेज आएगा, पार्टिसिपेशन, अपने पार्टिसिपेशन के लिए। तो बताइए जी देयर आना चाहिए, हेज आना चाहिए। अभी मैंने बताया ना, अगर वर्ब आपकी सिंगुलर है, अगर वर्ब आपकी सिंगुलर है तो ऐसे केस में पजेसिव केस भी सिंगुलर आएगा, ना कि प्लूरल, इसीलिए हिज का प्रयोग करेंगे ना कि देयर का, ठीक है। तो किसका प्रयोग करेंगे, हिज का, ठीक है। तो हिज का प्रयोग करेंगे ना कि देयर का। आगे देखते हैं, एनीवन सब्जेक्ट बना, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, तो आगे क्या आना चाहिए, नोज आना चाहिए या नो आना चाहिए। आप कहोगे सर प्लूरल वर्ब आनी नहीं चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, इसीलिए नोज आ जाएगा। नो के साथ में अबाउट प्रीपोजिशन आ गया। द चाइल्ड आपका सब्जेक्ट, अब इसके लिए वर्ब क्या आ गई, यहाँ पे वर्ब आ गई। अब आप देखो सब्जेक्ट क्या था, एनीवन, तो एनीवन के हिसाब से इज का प्रयोग करेंगे ना कि आर का। जो कॉन्सेप्ट अभी बताया, अगर इसमें कोई डाउट है तो फटाफट से पूछ लीजिएगा भाई। जो कॉन्सेप्ट अभी बताया, अगर इसमें थोड़ा सा भी डाउट है आप लोगों को तो पूछ लीजिएगा भाई। भाई क्लास कब तक चलेगी, भाई चलने तो दो क्लास को थोड़ा, अरे चल जाएगी, क्या दिक्कत है। मैंने आपसे कुछ प्रॉमिस करा है कि आपको मैं इस लेवल पे पहुंचा दूंगा कि आपको आने वाले आगामी जो भी एग्जाम्स हैं, चाहे सीजीएल है, सीपीओ, सीएचएसएल है, गारंटी 50 में से 50 की रहे। अगर इस लेवल पे पहुंचना है तो एक तो रेगुलर आपको रहना पड़ेगा क्लास में, और दूसरा मेरे भाई आपको ना डेली के डेली रिवीजन करना पड़ेगा, जो चीजें बताऊंगा वो सब करनी पड़ेंगी। आ जाओ भाई, अगर इनमें कोई डाउट नहीं है ना, तो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल का है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। देखो भाई, ऑल्दो एक कंजंक्शन होता है, इसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा पीपल, पीपल अपने आप में सब्जेक्ट है, तो हेड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, बीन आपकी मेन वर्ब आ गई, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे बीन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके आगे एक और मेन वर्ब आती कोई, है ना। ऑन प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है वॉच। ऑन वॉच का मतलब है जो बेसिकली वॉच कर रहे हैं, किसी चीज को देख रहे हैं, ठीक है। एंड कंजंक्शन आ गया, द वॉच कीपर्स आपका सब्जेक्ट आ गया, वॉच कीपर्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आ गई वर, एंड द वॉच कीपर्स वर टायर्ड, और जो वॉच कीपर्स थे वो टायर्ड थे। एवरीवन यानी कि प्रत्येक व्यक्ति, अब एवरीवन के साथ कौन सी वर्ब आनी चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल। आप कहोगे सर एवरीवन के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए वर का नहीं वॉच का यूज होगा। वॉज अप एंड बजिंग, सभी लोग अप थे और बजिंग थे, यानी कि एकदम चहचहाट थी चारों तरफ। नेक्स्ट देखो, टुनाइट एवरीवन आर गोइंग टू बी ड्रेस्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट। तो टुनाइट आपका ना टाइम बताता है, सर टाइम को बताने वाले शब्द जो होते हैं ना, वो आपको पता होना चाहिए, एडवर्ब होते हैं, यानी कि ये सेंटेंस के शुरू में बेशक आया है, बट ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट क्या है, ये एवरीवन है, ये प्रोनाउन है। ध्यान देंगे, ये जो थे ना अभी जो मैंने वर्ड्स आपको कराए थे, इन सबको ना इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउंस आपके बोले जाते हैं ये। आ जाओ, ठीक है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट आ गया, इसके हिसाब से आर आना चाहिए, इज। आप कहोगे सर इज आना चाहिए, इज के साथ में वर्ब की फॉर्म आ गया अगली गोइंग टू, गोइंग टू, फिर आगे टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म बी आ गया, और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रेस्ड। ये लोग ड्रेस करने वाले हैं, ये इनकी सिचुएशन को हम बता रहे हैं, ये ड्रेस्ड ने यहाँ पे एडजेक्टिव है एक्चुअली में, ठीक है, ना कि थर्ड फॉर्म। तो बी के बाद में एडजेक्टिव आ जाता है, गोइंग टू बी ड्रेस्ड, वो एक सब ड्रेस में होंगे, इन ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट में ड्रेस करने वाले हैं, ऐसा कहने वाला है, ठीक है। आगे देखेंगे कौन से पार्ट में एरर है, आप कहोगे सर ए पार्ट में। नेक्स्ट देखो, एवरीथिंग दैट आई लाइक,
टू ईट आर फैटनिंग। CGL 3/3/2020 शिफ्ट 3। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे भाई, स्पीड में आपके आंसर आने चाहिए, स्पीड में आंसर आने चाहिए। तो एवरीथिंग सेंटेंस के शुरुआत में आया तो मान लें भाई सब्जेक्ट है। दैट आप जानते हैं ये क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन है तो देखो आगे आई क्या है, सब्जेक्ट है। क्या मतलब है, दैट के लिए तो कोई वर्ब चाहिए नहीं, आई के लिए वर्ब आ जाएगी लाइक। मैंने बताया था कि आई के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, SAES नहीं लगता है, ठीक है। और लाइक क्या, तो 2+V1 आ गया, ईट, टू ईट। अब आर आ गई, ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। आर आपकी वर्ब है। अगर वर्ब है तो एवरीथिंग के हिसाब से वर्ब को आना चाहिए था ना, और एवरीथिंग तो अपने आप में सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है तो इज आ जाएगा। यहाँ पे मैं आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन भी देके जा रहा हूँ, और बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन देके जा रहा हूँ जो आपको बताना है। ये जो फैटनिंग शब्द है, ठीक है, इसका आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है। एंड योर ऑप्शंस आर, सबसे पहला ऑप्शन है कि ये आपका वर्ब है, यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है। सेकेंड ऑप्शन इज ये आपका नाउन है, ये नाउन का काम कर रहा है। थर्ड ऑप्शन इज ये आपका एडजेक्टिव है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज कि ये आपका एडवर्ब है। तो ये फैटनिंग शब्द को, और ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जिन लोगों के कमेंट सही होंगे और लॉजिक सही होगा, कल उनको क्लास के अंदर दिखाया जाएगा कि जी इनका कमेंट एकदम सही था। और इस पूरी सीरीज के दौरान हर क्लास में एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जाऊंगा। हो सकता है कभी एक छोड़ के जाऊं, तो कभी हो सकता है 2 भी छोड़ के जाऊं। और जो लोग उन क्वेश्चंस के लास्ट तक सबसे अच्छे आंसर्स देंगे, जब सीरीज एंड होगी तो उन लोगों को पुरस्कृत भी किया जाएगा, ठीक है। तो पुरस्कार भी देंगे, ठीक है, जिन लोगों के लॉजिक्स अच्छे होंगे। तो जब आपकी क्लास खत्म हो जाए तो अपने लॉजिक से कि जो आपने आंसर दिया है वो क्यों है, वो आप एक बार बता देना। जिसका आंसर अच्छा होगा उसको पक्का, मतलब एक ही दिन में नहीं, जिनके आंसर्स लास्ट तक अच्छे चलते जाएंगे, जो 2-3 टॉप पर निकल के आएंगे ना, बढ़िया बढ़िया लोग, उनको इनाम देंगे, ठीक है। देखो एक बार, एवरीवन आपका क्या है, सब्जेक्ट है। हैव आ गया भाई साहब, एवरीवन तो सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है तो हैव नहीं, हैज आएगा। तो हैज टू ज्वाइन, क्या ज्वाइन करना है, हेल्थ ओरिएंटेशन क्लासेस। बिफोर आपका प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है गोइंग, और फॉर प्रीपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है ट्रैकिंग। देखो एक बार, मोर देन वन फ्रेंड सपोर्ट हर थ्रू। अब देखो ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 आ गया है आपका। 2 कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तीसरा नंबर कॉन्सेप्ट है। देखो कॉन्सेप्ट में ज्यादा टाइम नहीं लगे, लेकिन एक जो बेस बनाने में आपका टाइम लगा था वही टाइम ज्यादा लगा है। बाकी तो हमने बहुत तेज पढ़ा है ना, बहुत तेज पढ़ा है। आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में ना बहुत सारे ख्याल और भी आ रहे होंगे कि सर वोकैबुलरी का क्या करें, वोकैबुलरी कैसे चल रही होगी। तो भाई देखो, मैं वोकैबुलरी के लिए यहीं पे बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का आप आंसर करो पहले, ठीक है। और जब तक मैं बता देता हूँ कि वोकैब के लिए आप लोगों को अभी के लिए क्या करना है। 2 ही चीजें आप करते रहो, एक तो डेली आपको सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है। और डेली सेल्फ स्टडी किससे करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है, वोकैब संजीवनी से। ठीक है। और उसके अलावा दूसरा काम जो वोकैब के लिए आपको करना है, वो जो हमने आपको अनाउंस करा है, 11 वोकैब मैराथन्स। ये आप लोगों के लिए ना एकदम मास्टर क्लास साबित होने वाली है। 11 मैराथन आपको ना बहुत अलग लेवल तक लेके जाएंगे ये 11 वोकैब मैराथन्स। तो ये दोनों चीजें आपको वोकैब के लिए करनी है बस, ठीक है। 11 वोकैब मैराथन्स की पहली क्लास जो है वो इस सैटरडे को आपको मिलेगी, ठीक है। और सैटरडे के दिन आपको काफी बढ़िया कुछ पढ़ाएंगे, ईडियम्स वगैरह अच्छे से, ठीक है। तो 11 वोकैब मैराथन्स, बड़ी बड़ी मैराथन्स होंगी, लेकिन मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में भी, ठीक है। देखेंगे, तो ये ध्यान रखेंगे। और बाकी वोकैब संजीवनी आपको कहां से मिल सकती है, तो मैं इसके लिए भी बता दूं, दोनों किताबें ये उस पर अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे, ठीक है। तो अगर आपको जो भी बुक चाहिए इनमें से, आप फ्लिपकार्ट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। लगभग 260-65 की ये अवेलेबल होगी, 270, 80 या 90 के करीब ये अवेलेबल होगी, ठीक है। तो आप जाके ले सकते हैं। वोकैबुलरी के लिए वोकैब संजीवनी और ग्रामर के लिए रामबाण, ये दोनों किताबें आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। आ जाइए भाई, अब एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं जो अभी बता रहे थे, समझा रहे थे। ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले ना इसको पूरा ब्रेक करके देखते हैं।
कि एरर इसमें है कहाँ। सबसे पहले मोर देन वन आ गया। अब मोर देन वन यानी एक से ज्यादा। अब देख के लगेगा मोर देन वन है तो यहाँ पे तो फ्रेंड्स होना चाहिए क्योंकि एक से ज्यादा। लेकिन यहीं पे सबसे बड़ा आपका कैच है इसमें। कैच क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग यूज करते हैं ना मोर देन वन, अब इसमें ना सर होता क्या है कि मोर देन वन के साथ में जैसे ही हमने देखा ये तो देखो मोर हो गया, मोर का मतलब ज्यादा, ये देन कंजंक्शन हो गया। अब इस मोर का वन से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि वन जो है कंजंक्शन के इस साइड में है और मोर जो है वो इस साइड में है। अब ये वन है, वन का मतलब एक है। क्या आप कभी ऐसे लिख सकते हो सर वन बॉयज? आप कहोगे बिल्कुल नहीं। हमें क्या लिखना चाहिए? हमें सर वन बॉय लिखना चाहिए, यही तो लिखना चाहिए। तो अगर वन के साथ में हम प्लूरल नाउन लिख ही नहीं सकते तो इस वन के साथ में भी जो नाउन आएगा वो अपने आप में कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा कि नहीं आएगा भाई? सिंगुलर नाउन आएगा। अब अगली बात आपको क्या ध्यान रखनी है, एक बात बताओ, सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे क्या मोर वगैरह आता है या नाउन प्रोनाउन आते हैं? सेंटेंस का सब्जेक्ट अल्टीमेटली क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन ही तो होते हैं। इसका मतलब है कि ये जो सिंगुलर नाउन है आप इसको मान के चलोगे कि सर ये सब्जेक्ट है। भाई नाउन या प्रोनाउन जो आएगा सेंटेंस में सबसे पहले वही तो आपका सब्जेक्ट बनेगा, तो आप मान लोगे कि ये सब्जेक्ट है। अगर सर ये सब्जेक्ट है तो इसके बाद में जो वर्ब आएगी वो आपको सिंगुलर लगानी पड़ेगी या प्लूरल लगानी पड़ेगी? आप आसानी से कह सकते हो क्योंकि सर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है इसीलिए वर्ब भी हमें कैसी लगानी पड़ेगी? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। यहां तक कोई डाउट भाई आप लोगों को? क्यों इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है ये भी आपको लॉजिक पता चल गया होगा कि जैसे ही हमने देखा कि यहाँ पे वन आ रखा है तो वन के साथ में हम जानते हैं कि हम प्लूरल नाउन नहीं लगा सकते, इसीलिए हमारे लिए मजबूरी है कि वन के साथ सिंगुलर नाउन लगाना पड़ेगा। और जैसे ही हमने सिंगुलर नाउन लिखा हमें तुरंत समझ आ गया कि अगर नाउन सिंगुलर हो गया इसका मतलब है यही हमारा सब्जेक्ट बन गया, और अगर यही सब्जेक्ट बन गया इसका मतलब है कि वर्ब इसके हिसाब से ही आएगी, तो वर्ब कैसी आ जाएगी? सिंगुलर आ जाएगी। कोई डाउट इस चीज में? आगे देखते हैं। तो एक और, कई बार पता है क्या करता है आपके एग्जाम में, मोर लिखेगा, ठीक है, और उस मोर के साथ में ना नाउन यहां लिख देगा, फिर आपका क्या आएगा? देन वन लिखता है और फिर वर्ब यहां लिख देता है। अब यहां पे समझना भाई, मोर का मतलब ज्यादा, और किससे ज्यादा? तो एक से ज्यादा। अब की बार ये नाउन जो है ये वन के साथ तो है नहीं, वन तो अकेला है यहां पे। इसका मतलब है इस नाउन को वन फोर्स तो कर नहीं पाएगा कि इसको सिंगुलर बनना है कि प्लूरल बनना है। क्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है यहां पे जो नाउन आएगी वो मोर है यानी कि ज्यादा है, और किससे ज्यादा है? वन से। इसका मतलब है नाउन कैसी आ जाएगी? आपको वैसे प्लूरल। नाउन कैसा बना? प्लूरल बना। अब आप एक बात बताइए, ये जो नाउन है ये सब्जेक्ट बनेगा या ये वन बनेगा? आप कहोगे सर जहां नाउन प्रोनाउन वही सब्जेक्ट। आप आसानी से कह दोगे सर यही सब्जेक्ट बन गया आपका। सब्जेक्ट कैसा है आपका? प्लूरल। तो ये जो वर्ब है ये वर्ब भी आपकी कैसी आनी चाहिए? आप आसानी से कह दोगे कि सर वर्ब भी हमें प्लूरल यूज करनी पड़ेगी ना कि सिंगुलर। तो देखो मोर देन वन को एक साथ लिख दिया तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, मोर देन वन को तोड़ दिया और बीच में नाउन डाल दिया तो नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। क्या इस बात में कोई डाउट है? क्या इस बात में कोई डाउट है? जो बच्चे उस एडजेक्टिव वाले वो फ्लैटनिंग वाले क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं वो जब क्लास खत्म हो जाए ना तो कमेंट बॉक्स में लिख के चले जाना। अभी मैं लाइव चैट में उतने कमेंट्स देख नहीं पाता हूं, ठीक है? तो भाई यही आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, तो एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छे से। तो मोर देन वन आ गया, मोर देन वन के साथ नाउन कैसा है? सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। सपोर्ट यानी कि V1 है, V1 क्या सिंगुलर होती है? आप कहोगे नहीं, V1 तो प्लूरल होती है। तो इसको सिंगुलर करने के लिए क्या करेंगे? एस लगा देंगे, सपोर्ट्स हो जाएगा। तो मोर देन वन फ्रेंड सब्जेक्ट है, सपोर्ट्स वर्ब है, किसको सपोर्ट करता है? हर। तो ये आप ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है? ये क्या आपका ऑब्जेक्ट? ट्रू प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है डिफिकल्ट टाइम्स। कैसे करता है वो? तो ये पार्टिसिपल आ जाएगा, सेंडिंग थॉटफुल मैसेजेस। थॉटफुल यानी कि सोच विचार करे हुए मैसेजेस भेजता है। एंड शोइंग अप, शो अप करने का मतलब होता है कहीं पे भी बेसिकली पहुंच जाना।
आप अगर किसी से अचानक मिल गए तो आप कह सकते हैं, मतलब कोई आपको अचानक मिल गया तो आप कह सकते हैं कि ही सडनली सोड अप, ऐसे करके, ठीक है। तो सोइंग अप हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सो अप यानी कि बेसिकली सडनली कहीं पे पहुंच जाना, दिख जाना किसी को। और कैसे सो अप करता है वो, अनइनवाइटेड, यानी कि वो इतना ख्याल रखता है, मतलब ऐसा कहा गया है कि मोर देन वन फ्रेंड सपोर्टर, एक से ज्यादा ऐसे दोस्त हैं जो सपोर्ट करते हैं उसको, और बेसिकली उसको थॉटफुल मैसेज भेज दो। शोइंग अप अनइनवाइटेड, बिना बुलाई चले जाओ, जस्ट टू मेक हर स्माइल, और क्यों जा रहे हैं, उसको हंसाने के लिए, उसको स्माइल कराने के लिए, ठीक है। लड़के ऐसे एफर्ट्स फालतू में करते ही रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। तो ये वाला आपका कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो मोर देन वन के साथ में सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, मोर अगर दे रखा है और देन वन को अलग दे रखा है तो प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल से एक बार देखेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करने का प्रयास करेंगे, कौन से एग्जाम्पल का क्या करेक्ट आंसर होगा भाई। फटाफट स्पीड में आपके आंसर आने चाहिए, स्पीड में आंसर आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, दिखावा भी करना होता है। देखो देखो, मोर देन वन वर्कर, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए, हैव तो नहीं आएगा। और अगर सर जी मैंने वर्ब को सिंगुलर लिख दिया तो पजेसिव केस आगे कैसे आएगा, सिंगुलर या प्लूरल। आप आसानी से कह दोगे कि सर सिंगुलर आएगा इसीलिए हिज आ जाएगा ना कि देयर। तो कहा गया है कि एक से ज्यादा वर्कर रिसीव कर चुके हैं उसका वेजेस। वेजेस का मतलब होता है जो उसका भत्ता होता है, जो उसको बेसिकली काम के बदले पैसा मिलता है, ठीक है। नाउ मोर देन वन वर्कर्स, अब मतलब मोर वर्कर्स देन वन, अगर इसको अलग अलग करके लिख दिया है तो वर्कर्स के हिसाब से हैव आपकी वर्ब आएगी ना कि हैज। और अगर वर्ब प्लूरल आ गई सर, अगर वर्ब ही प्लूरल आ गई तो पक्की बात है फिर हेज का नहीं, किसका प्रयोग करेंगे, देयर का। तो देखो मोर देन वन को एक साथ रखा तो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर पजेसिव केस। अगर आपकी नाउन प्लूरल हो गई क्योंकि मोर और देन वन को अलग कर दिया है, तो प्लूरल नाउन अगर है तो प्लूरल वर्ब, प्लूरल ही पजेसिव केस। जिस तरीके की वर्ब उस तरीके का पजेसिव केस, इस बात को गांठ बांध लेना मेरे भाई। अगला देखिएगा, मोर देन वन स्टूडेंट। अब देखो मोर देन वन को एक साथ रखा है, अगर एक साथ रखा है तो स्टूडेंट सिंगुलर आ गया, वर्ब भी सिंगुलर आएगी, इसलिए पार्टिसिपेट नहीं आएगा, पार्टिसिपेट्स होगा, पार्टिसिपेट्स इन द कंपटीशन ईच ईयर, ठीक है। तो पार्टिसिपेट्स आ जाएगा। आगे, मोर देन वन मिनिस्टर इज एक्सपेक्टेड टू अटेंड हिज और देयर एनिवर्सरी पार्टी। इसका आंसर करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, करो भाई आंसर जल्दी से। देखो धोखा खा जाओगे आप लोग, इसीलिए थोड़ा ध्यान से देना आंसर। देखो मैं वो टीचर नहीं हूं कि जो पढ़ा दिया उसी को तुरंत पूछ लूं, थोड़ा सा तो ट्विस्ट होगा ना बाबू। मोर देन वन आ गया, इसके साथ में आपकी सिंगुलर नाउन आ गई, सही बात है, सिंगुलर वर्ब आ गई, सही बात है। इज एक्सपेक्टेड, ऐसी उम्मीद है कि एक से ज्यादा मिनिस्टर टू अटेंड, अटेंड करेंगे। एक बात बताओ, मिनिस्टर की खुद की एनिवर्सरी होगी या किसी और की एनिवर्सरी की हम बात कर रहे हैं, आप खुद से सोच के बताओ। जैसे यहां पे जो वर्कर है उसको खुद का वेज मिलेगा या किसी और का, आप कह सकते हो खुद का मिलेगा, तो खुद के हिसाब से हमने हिज लगाया है, बात सही है कि नहीं। लेकिन यहां पे जो मिनिस्टर हैं जो कि पार्टी अटेंड करने की संभावना है, तो मिनिस्टर खुद की एनिवर्सरी पार्टी अटेंड करेगा या किसी और की, ऑब्वियस सी बात है कि किसी और की। और अगर किसी और की अटेंड करेगा ना तो जरूरी नहीं है कि हिज आए, सामान्यतः एनिवर्सरी दो लोगों की रही होगी, दो लोगों की रही होगी तो देयर को प्रेफर कर देंगे हम। बात समझ आई, अपनी काहे अटेंड करेगा, ऐसी उम्मीद है कि वो अपनी एनिवर्सरी पार्टी अटेंड करेगा, अरे वाह, अरे बदतमीज। ठीक है, अब आ जाइए जी इस पे प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मोर देन वन पर्सन आर अ सीक्रेट अंडर कवर एजेंट।
IBPS क्लर्क 12/12/2021 यानी कि बैंक में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी हाल फिलहाल में मोर देन वन वाले कॉन्सेप्ट पर कम क्वेश्चन आए हैं। लास्ट क्वेश्चन जो आया था CGL 2019 के मेंस में आया था, एज फार एज आई रिमेंबर। ठीक है, देखो तो मोर देन वन, इसके साथ में नाउन सिंगुलर करेक्ट है, वर्ब सिंगुलर करनी है इसीलिए इज आ जाएगा आर की जगह, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई क्लास जब खत्म होगी तो आपको बताना भी है कि कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, गलत नहीं होने चाहिए आप लोगों के। मोर देन वन नाउन सिंगुलर, वॉज सिंगुलर आ गया, किल्ड सिंगुलर है। अब देखो यहां पे वर कर रखा है, गलत हो जाएगा, आर कर रखा है गलत हो जाएगा, हैव कर रखा है गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? नो इंप्रूवमेंट, CDS 2 2012, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब देखो मोर देन के साथ में ना जरूरी नहीं वन वाले क्वेश्चन ही आए, कुछ अलग भी आ सकते हैं भाई, और क्या वो अलग हो सकते हैं एक बार ये भी देख लेते हैं। मोर देन 25% पीपल, अब यहां पे वन तो है नहीं, तो सब्जेक्ट आपका क्या बना? 25% पीपल। पीपल अपने आप में कैसा नाउन है? आप कहोगे सर प्लूरल है। अगर नाउन ही खुद से प्लूरल है तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर या प्लूरल? बताओ फटाफट, सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी? बताओ जल्दी जल्दी। आप आसानी से कह दोगे सर जब नाउन ही प्लूरल है सब्जेक्ट प्लूरल, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, इसलिए एडमिट्स नहीं होगा, एडमिट हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मोर देन 25% पीपल, 25% से ज्यादा लोग ये एडमिट करते हैं। क्या एडमिट करते हैं? तो यहाँ पे दैट कंजंक्शन है जो कि हिडन है। ठीक है, दे सब्जेक्ट आ गया, हैव हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आपका एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, सेंट मेन वर्ब है, और रिसीव्ड तो जैसे सेंट है वैसे ही रिसीव्ड आ जाएगा, और के पहले थर्ड फॉर्म और के बाद में थर्ड फॉर्म। क्या रिसीव करा है? तो ऑब्जेक्ट के रूप में अ हैंड रिटन लेटर, ये आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इन प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द पास्ट डिकेड। पूरा सेंटेंस को ब्रेक कर लिया करो पूरा। ठीक है, आगे ऐसे ही मोर देन हाफ, अब जैसे ही देखा ना हाफ द ड्रेन, जो ड्रेन है, ड्रेन मतलब ये जो नाली होती है ना उसको बोल देते हैं ड्रेनेज जो होता है आपका। तो आप कह दोगे ये तो सर कैसा सब्जेक्ट लग रहा है? सिंगुलर। बेटा अगर सिंगुलर है ना तो चाहे मोर देन लिखा हुआ है चाहे कुछ भी लिखा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है कि वर्ब भी कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए। अब आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है तो सबसे पहले तो हैव एलिमिनेट हो जाएगा। भाई इज और वॉज के साथ तो बीन आता ही नहीं है, बीन तो हैज और हैव के साथ आता है, तो बचा क्या? हैज बचा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। SSC CPO प्री 24/11/2020 को पूछा गया क्वेश्चन है। बात आई समझ में? भाई जैसा नाउन मोर देन के साथ में वैसी वर्ब, सिंपल सी बात है। आगे चलें भाई, कॉन्सेप्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं भाई आज की क्लास का। वैसे देखा जाए तो कायदे से 5वां है। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, 6:30 में जिनकी मैथ्स की क्लास है तब तक क्लास फ्री हो जाएगी, चिंता ना करें। अगले बस 5-7 मिनट के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगी क्लास, ये मान लीजिएगा। ठीक है भाई, इन चीज़ों पर चलते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को एक बार देखो और आंसर करने का प्रयास करो भाई, फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी। और भाई क्लास का फीडबैक भी साथ साथ में देते रहो कि क्लास लग कैसी रही है, कंटेंट क्वालिटी आप लोगों को कैसी लगी, जिस तरीके से एक एक क्वेश्चन आपको समझाया है वो किस तरीके से मैंने समझाया है पूरा ब्रेक कर करके, इस क्वेश्चन को आंसर करो। और बाकी भाई अगर आपको लगता है ना कि कंटेंट क्वालिटी अच्छी है और आपको CGL तक कंप्लीटली बैच से पढ़ना है और जल्दी सिलेबस खत्म करना है, तो भाई आपके लिए एक ऑप्शन रहता है सबसे बढ़िया। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मेरे को लेकिन मुझे बैच से पढ़ना है, तो यू कैन चेक आउट दिस VOD बैच। इंग्लिश का ये रिकॉर्डेड बैच होता है, इसके अंदर सारे चैप्टर्स आपको प्री रिकॉर्डेड मिलेंगे और आप अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं, 2x 3x जिस भी एक्स पे देखना चाहते हैं। सिर्फ 699 के फी में
आपको ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलता है, ठीक है। तो जिन बच्चों को ये है कि नहीं भाई बैच से पढ़ना है, तो आप इंग्लिश का ना रिकॉर्डेड बैच ले लेना, उससे काम चल जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक द एप्लीकेंट, ये कंजंक्शन होता है भाई, ध्यान देंगे, है ना, कंजंक्शन होता है ये। द एप्लीकेंट आपका क्या है, सब्जेक्ट है, देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, मीट्स आ गया, यानी कि प्रेजेंट की बात कर रहे हो। क्या मीट करता है, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो वहां पे क्राइटेरिया बना रखा है। अच्छा ध्यान देने वाली बात है, ये जो क्राइटेरिया है ना, ये प्लूरल नाउन होता है, लेकिन यहाँ पे तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो फर्क नहीं पड़ेगा सिंगुलर प्लूरल होने से, ठीक है। ठीक है, तो क्राइटेरिया आपका क्या है, प्लूरल है, लेकिन है तो ये ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना इसकी सिंगुलर फॉर्म जो होती है ना, वो क्राइटेरियन होती है। इसकी सिंगुलर फॉर्म क्या होती है, क्राइटेरियन सिंगुलर फॉर्म होती है ना। जस्ट एक्स्ट्रा जानकारी है ये आप लोगों के लिए, सिंगुलर होती है। एंड अज्यूमिंग, और अगर हम ये अज्यूम करें तो देखो एंड कंजंक्शन है, अज्यूमिंग आपका क्या है, सब्जेक्ट है। देखो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है ना, ये जीरंड होते सब्जेक्ट बन सकती है। क्या अज्यूम कर रहे हैं, द एप्लीकेशन। अच्छा, एंड अज्यूमिंग, अज्यूमिंग को ना सब्जेक्ट नहीं माना गया, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग है, ध्यान देंगे। एंड अज्यूमिंग, अज्यूमिंग का मतलब है कि हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं, इफ वी अज्यूम, और क्या अज्यूम करें, दैट द एप्लीकेशन, द एप्लीकेशन आपका सब्जेक्ट है, इज इसके लिए एप्लीकेशन सिंगुलर है तो ये वर्ब आ जाएगी सिंगुलर, इज सबमिटेड, तो इज सबमिटेड, थ्रू प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द प्रॉपर चैनल, प्रॉपर चैनल का मतलब है जिस चैनल के थ्रू जाना चाहिए था उस चैनल के थ्रू। अब यहां से देखो नई क्लॉज शुरू हो रही है, एनी आपका क्या है, सब्जेक्ट बनेगा नई क्लॉज में, ऑफ प्रीपोजिशन है द एप्लीकेशंस, क्योंकि यहां से देखना आप, ये जो नई क्लॉज यहां पे आई थी ये तो एंड से आई है, ये वाली जो क्लॉज आई थी ये आपकी एज लॉन्ग एज से आई है, तो यानी कि ये मेन क्लॉज यहां से आई है। एनी सब्जेक्ट है, ठीक है, तो एनी आपकी मेन क्लॉज का क्या है, सब्जेक्ट है, ऑफ प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द एप्लीकेशंस। एनी ऑफ के साथ आने वाला नाउन प्लूरल होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो आप एप्लीकेशंस हो जाएगा। कौन से एप्लीकेशंस, विच वर सबमिटेड, तो एप्लीकेशंस के बारे में जानकारी दे रहा है, इसीलिए एडजेक्टिव होता है, पार्टिसिपल होता है भाई, ठीक है। और कब सबमिट करे गए, तो बिफोर प्रेपोजिशन आ गया, उसका ऑब्जेक्ट है द एप्लीकेशन डेडलाइन, तो ये ऑब्जेक्ट है। अब वर्ब आ गई आर, ये क्या है आपकी वर्ब है, इसके लिए सब्जेक्ट क्या था, एनी ऑफ। अब ध्यान रखना है आपको, कुछ आपके ऐसे फ्रेजेस होते हैं जहां पे नाउन तो आपको प्लूरल दिखेगी लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है, तो एनी ऑफ के साथ में आने वाली वर्ब सिंगुलर होती है, इसीलिए आर की जगह पे इज का प्रयोग किया जाएगा। इज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी कंसीडर्ड, किसके लिए कंसीडर किया जा रहा है, फॉर प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है फर्दर इवेल्युएशन। कौन से ऐसे फ्रेजेस होते हैं, तो एक बार ये देख लेंगे, ये आपके फ्रेजेस हैं और सारे बहुत जरूरी फ्रेजेस हैं। ईच ऑफ के साथ प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, ऐसे ही ईच ऑफ का प्रयोग कब करते हैं, जब हम दो या दो से अधिक की बात करें और उसमें से प्रत्येक की बात करें, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी, तो दो या दो से अधिक में से प्रत्येक के लिए बेसिकली हम किसका प्रयोग करते हैं, ईच ऑफ का प्रयोग कर लेते हैं। तो प्रत्येक है, जब भी प्रत्येक की बात कर रहे हैं तो नाउन तो प्लूरल है ईच ऑफ के साथ, लेकिन वर्ब कैसी है, सिंगुलर। दो में से कोई भी एक को दिखाने के लिए ईदर आता है, तो ईदर ऑफ आ गया, तो नाउन तो प्लूरल है लेकिन वर्ब कैसी है, सिंगुलर। ऐसे ही नीदर ऑफ, दो में से कोई भी नहीं को दिखाने के लिए नीदर ऑफ आता है, तो प्लूरल नाउन आएगा लेकिन वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी। ऐसे ही दो से ज्यादा में से कोई भी, दो में से कोई भी तो ईदर, दो से ज्यादा में से कोई भी तो एनी, तो नाउन तो प्लूरल आ जाएगी लेकिन वर्ब आ जाएगी सिंगुलर। ध्यान देंगे एनी ऑफ के साथ अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है, वर्ब सिंगुलर आएगी। एनी ऑफ के साथ में प्लूरल के साथ साथ अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है। नन ऑफ के साथ में नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब आपकी सिंगुलर, नन ऑफ के साथ में भी अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है। दो में से कोई नहीं तो नीदर ऑफ, दो से ज्यादा में से कोई नहीं तो नन ऑफ, दो में से कोई भी तो ईदर, दो से ज्यादा में से कोई भी तो एनी। ध्यान देंगे, तो ये दोनों फॉर टू, दो के लिए,
और ये फॉर मोर देन 2, 2 से ज्यादा के लिए। ऐसे ही वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है लेकिन वर्ब आपकी सिंगुलर होती है। वन ऑफ के साथ सामान्यतः सुपरलेटिव डिग्री और आर्टिकल द का प्रयोग भी करते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे एडिशनली। द नंबर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आता है लेकिन वर्ब आपकी सिंगुलर आती है। अ नंबर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आता है लेकिन वर्ब आपकी प्लूरल ही आती है। तो ध्यान देंगे, द नंबर ऑफ है तो वर्ब सिंगुलर, अ नंबर ऑफ है तो वर्ब आपकी प्लूरल। एक चीज और ध्यान देंगे, ये जो यहां तक के ये वाले एक्सप्रेशंस हैं सामान्यतः इनके साथ आर्टिकल द आता है। आर्टिकल द इज यूज्ड। वैसे तो ये आर्टिकल में भी हम पढ़ेंगे लेकिन ये अभी पढ़ लेते हैं यहां तक के लिए, वन ऑफ तक के लिए भाई, है ना, सिर्फ वन वाले तक। और ये जो लास्ट के दो हैं, द इज ड्रॉप्ड, या यूं कह लो कि नो आर्टिकल इज यूज्ड, कोई भी आर्टिकल नहीं आता है सामान्यतः। यहां पे या तो आर्टिकल द आएगा, या हो सकता है कुछ दीज आ जाए, या हो सकता है दोज आ जाए, या हो सकता है कोई पॉजेसिव केस आ जाए। ये सब चीजें आती हैं। लेकिन जो नीचे वाले दोनों है, नंबर ऑफ वाले, नंबर ऑफ हो, अमाउंट ऑफ हो, इन सब के साथ में क्या होता है कि कोई भी आर्टिकल नहीं आता। ठीक है, बस एक एक्स्ट्रा जानकारी लिख दी है। ठीक है, आ जाओ एक बार कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने जल्दी से। वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस ही फेस्ड ड्यूरिंग हिज अंडर ग्रेजुएट डेज वर द शॉर्टेज ऑफ मनी। सीजीएल प्री 12/12/2022 शिफ्ट 3। वन ऑफ आ गया, आर्टिकल द आया, बिल्कुल सही बात है। मेजर चैलेंजेस आ गया, प्लूरल नाउन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ही आपका सब, अब देखो शुरुआत में अगर सेंटेंस में आया तो ये सब्जेक्ट रहा होगा, पक्की बात है, आ जाइए भाई। ही सब्जेक्ट है, इसके आगे फेस्ड आपकी वर्ब है। क्या कब फेस किया था, तो ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है हिज अंडर ग्रेजुएट डेज, ये ऑब्जेक्ट आ गया। ये अब आपकी वर्ब आ गई। अब ये जो वर्ब आई है इसके लिए सब्जेक्ट कहाँ है, ये रहा। तो अगर वन ऑफ सब्जेक्ट था तो वर्ब आपकी वॉज आएगी, ना कि वर्ब। तो पहले में वॉज आ जाएगा। यहां तक क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत। दूसरा, ईच ऑफ द पिक्चर्स हैव बीन साइंड बाय द फुटबॉल स्टार। जैसे देखा ईच ऑफ आ गया, आगे नाउन कैसा है, प्लूरल, आर्टिकल द आ रखा है। वर्ब कैसी आनी चाहिए थी, सिंगुलर, लगा कैसी रखी है, प्लूरल। तो हैव बीन का नहीं, किसका प्रयोग किया जाएगा, हैज बीन का प्रयोग किया जाएगा। सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। पहले दोनों क्वेश्चन में कोई डाउट, पहले दोनों में कोई डाउट भाई, आगे देखते हैं। तो फिर ईदर ऑफ द टू सुपरवाइजर्स, दो के लिए आया है, आर्टिकल द भी आ रखा है, ईदर ऑफ आ गया है। नाउन कैसी है, प्लूरल है, तो वर्ब कैसी होनी चाहिए थी, सिंगुलर, वॉज आ जाएगा। वॉज सपोज्ड टू, थर्ड फॉर्म होती है सपोज की। वॉज सपोज्ड टू का मतलब होता है शुड का सेंस देता है ये। ईदर ऑफ द टू सुपरवाइजर्स शुड बी प्रेजेंट, ये कहना चाह रहे हैं। तो बी सपोज्ड टू, ये लगभग शुड का सेंस देता है ना। फिर टू के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म आ गई बी, बी के बाद में एडजेक्टिव आ गया प्रेजेंट। कहां प्रेजेंट होना चाहिए था, तो एट प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द साइट। यहां पर काम चल रहा हो, इसका आंसर करेंगे खुद से, फटाफट फटाफट आंसर करेंगे भाई खुद से। नीदर ऑफ देम, तो नीदर आ गया, ऑफ आ गया, उसके साथ देम आ गया। नाउन ये बेशक प्लूरल है लेकिन वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर, तो हैज आ जाएगा। हैज का ऑब्जेक्ट हो जाएगा नीदर ऑफ देम हैज एनी एक्सपीरियंस, एकदम सही है, ये इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा हैज वर्ब का। इन प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। कौन से पार्ट में एरर है, ए वाले में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे इसका भी। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग देयर क्लासेस आर कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग, ये सीजीएल का ही क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। स्पीड में आंसर आनी चाहिए आपके, ऑलमोस्ट क्लास पूरी होली अब तो। और भाई लाइक और शेयर रुकने नहीं चाहिए आप लोगों के। देखो द नंबर ऑफ, इसके साथ नाउन कैसा आएगा, आप कहोगे सर प्लूरल, तो प्लूरल नाउन आ गया। ये देखो नोटिस करोगे तो कोई भी आर्टिकल यहां पे नहीं आया है, आता भी नहीं है। अटेंडिंग आपका क्या है, तो आप कहोगे पार्टिसिपल, द स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग, ऐसा ही तो कहना चाहते हैं। हु आर को रिड्यूस करके पार्टिसिपल में छोड़ दिया है,
तो अटेंडिंग आपका, आप यहाँ पे पार्टिसिपल लिख लेना। आप में से कुछ बच्चों को लगता होगा कि सर इस चीज की कैसे प्रैक्टिस करें हम, कि पार्टिसिपल वगैरह, ठीक है, पार्टिसिपल क्या होते हैं, कब हमें कैसे पता चल रहा है कि क्लॉज को रिड्यूस कर रखा है नहीं कर रखा है, ये सब चीजें कैसे पता चलेंगी। हम लोग ना एक चीज पढ़ाते हैं पेड बैच के अंदर ही, ठीक है, रीडिंग बूस्टर। भाई रीडिंग बूस्टर अगर आप रेगुलर अटेंड करो, ठीक है, उसको हम यूट्यूब पे भी डाल देते हैं, आप सर्च कर लेना रीडिंग बूस्टर बाय प्रशांत सर। उसमें हम क्या करते हैं, 2 स्लाइड का एक बढ़िया सा पैसेज लेते हैं और उस पैसेज के अंदर बहुत सारे ब्लैंक लेते हैं, उसमें पूरे पैसेज को ना मैं ब्रेक करता हूं, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, एक एक चीज को समझाता हूं कि ये कौन सी चीज क्या है। तो अगर आपको पार्सिंग में दिक्कत है ना तो वो अटेंड कर लेना, अगर आपको रीडिंग में दिक्कत है तो आप वो देख लेना। अगर आपको लगता है कि आप मतलब लाइक कोई भी टोन, थीम, टाइटल, ऐसे क्वेश्चन जो मेंस में आते हैं उसमें दिक्कत है तो वो अटेंड कर लेना। क्लोज टेस्ट में अगर दिक्कत है तो वो कर लेना, उससे वो कैबी रिवाइज हो जाती है। जिन बच्चों ने रीडिंग बूस्टर देखा है तो एक बार प्लीज रिव्यू भी दे देना बाकी बच्चों को कि रीडिंग बूस्टर क्या चीज है, एक बार कमेंट बॉक्स में प्लीज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने रीडिंग बूस्टर देखा हुआ है कि रीडिंग बूस्टर कैसी चीज है, जिससे कि जिन बच्चों को नहीं पता है उनको भी पता चले। देखो, तो अगर आपको लगता है ना कि ये चीजें कैसे समझ आएंगी तो पार्टिसिपल वगैरह मैं बहुत बताता हूँ वहां पे, ठीक है, बहुत बताता हूँ। तो देखो अटेंडिंग आपका क्या आ जाएगा, पार्टिसिपल आ गया, क्या अटेंड कर रहे हैं, देयर क्लासेस का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आर आपकी क्या है, अब वर्ब है। आप जैसे ही कहोगे ना सर कि ये वर्ब आ गई, द नंबर ऑफ के हिसाब से वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है, इसीलिए इज का प्रयोग करेंगे ना कि आर का, ठीक है। आगे देखेंगे असिग्निफिकेंट नंबर ऑफ, ध्यान देंगे अ नंबर ऑफ जो होता है उसमें कोई ना कोई बीच में एडजेक्टिव भी आ सकता है, अ नंबर ऑफ लिख दो, या अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ह्यूज नंबर ऑफ, अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ, अ बिग नंबर ऑफ, ऐसे फ्रेजेस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो रीडिंग बूस्टर का रिव्यू दे रहे हैं लोग, कह रहे हैं सर उससे बहुत बेनिफिट मिलता है, इंग्लिश इंक्रीज होती है। देखो बहुत अच्छी चीज़ है, आप जरूर सर्च करना एक बार, है ना। बाकी जो लोग रिव्यू भाई कमेंट में भी देके चले जाना, जो बच्चे और बाकी बाद में लेट आएंगे वो भी देख लें रिव्यूज उसके। तो असिग्निफिकेंट नंबर आ गया, तो ये तो आपका प्लूरल के तरीके से आएगा। आगे देखो स्टूडेंट्स आए, आर्टिकल नहीं है, ध्यान देना इस चीज पे, प्लूरल नाउन आ गया। वॉलेंटियर्स आपकी वर्ब है, अब जैसे देखोगे ना तो ये तो सिंगुलर होगी, सिंगुलर है तो इसका मतलब है एस को हटा दो प्लूरल बन जाएगी। कब वॉलेंटियर करते हैं, ईच ईयर, यानी कि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी आ गया, किसके लिए, तो फॉर प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स। लास्ट क्वेश्चन है आज के डे के, ठीक है, आज के डे के लास्ट क्वेश्चन है भाई, डे 1 के। नन ऑफ से शुरुआत करिए, नन ऑफ देम, आपका नाउन प्रोनाउन सिंगुलर हो प्लूरल हो डजंट मैटर, वर्ब सिंगुलर आएगी इसीलिए कम्स हो जाएगा। बहुत सारी डिक्शनरी, बहुत सारी किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि नन ऑफ के साथ में प्लूरल वर्ब भी आती है, गलत है, आपके पेपर में सिंगुलर ही मानता है वो। और अगर हम बात करते हैं ना इनफॉर्मल इंग्लिश की या अमेरिकन इंग्लिश की, तो अमेरिकन इंग्लिश नन के साथ में प्लूरल में एकदम खुश हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम फॉर्मल ब्रिटिश इंग्लिश की बात करते हैं तो उसको सिंगुलर ही चाहिए, इसीलिए सिंगुलर लगानी है। ऐसे देखो नन ऑफ द गर्ल्स होना चाहिए, नाउन प्लूरल आना चाहिए, वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए इसीलिए डिजर्व्स होना चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा, नन ऑफ द गर्ल है, गलत हो जाएगा। नन ऑफ द गर्ल्स है, आर कर रखा है, गलत हो जाएगा। नन ऑफ द गर्ल्स है, डिजर्व्स है। देखो नन ऑफ के साथ द आ रखा है लेकिन नंबर ऑफ के साथ नहीं आता, ये भी ध्यान रखने वाली बात थी। कौन से वाला पार्ट हो जाएगा, लास्ट वाले पार्ट में एरर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ है, ठीक है। तो भाई ये थे आज के आपके पूरे के पूरे 4-5 कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाए। अगेन आपको कहूंगा कि फिर अगर आपको रीडिंग बूस्टर रेगुलर ही देखना है ऐप पे तो वीओडी बैच में मिल जाएंगे। लाइव बैचेज में हम डेली रीडिंग बूस्टर पढ़ाते हैं, जैसे क्लास होती है 1 घंटे ग्रामर पढ़ाते हैं, उसके बाद में आधा घंटा प्रॉपर रीडिंग करवाते हैं, जिससे कि ना मेरा स्टूडेंट अगर कोई है उसको रीडिंग में दिक्कत नहीं आएगी, मैं गारंटी दे सकता हूँ। आगे चल के थोड़ा टाइम लगेगा पढ़ने में, ऐसा नहीं है कि एक दिन के अंदर आपको मैं मास्टर बना सकता हूँ, टाइम लगेगा लेकिन मास्टर जरूर बना देंगे, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़ें। बाकी अगर आपको बैच लेना है तो इंग्लिश का वीओडी बैच सिर्फ 699 रुपये में आप देख सकते हैं, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में आपको ये मिलता है, ठीक है। अपडेटेड क्लासेस हैं, अपडेटेड कंटेंट रहता है आपका, हमेशा हम अपडेट करते भी रहते हैं इस बैच को, क्योंकि ये हमारा सबसे प्रिय बैच है, हमारे दिल के सबसे ज्यादा करीब है। तो जो बच्चे चाहते हैं कि कंप्लीटली कवर करी जाए इंग्लिश एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक, चाहते हैं कि मैराथन वगैरह आराम से होती रहेंगी, हमें जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है क्योंकि मैराथन तो लगभग सीजीएल तक जाएंगी। तो अगर आपको लगता है कि मैराथन हम देखते रहेंगे रिवीजन के लिए लेकिन एक बार सिलेबस के लिए बैच चाहिए, तो आपको अगर 25 की तैयारी करनी है तो वीओडी बैच बेस्ट है। और अगर आप बाई चांस 26 को टारगेट करके चल रहे हैं तो आप लाइव बैच ले सकते हैं 999 रुपए की फी में 2 साल की वैलिडिटी के साथ। वैसे मैं आपको बता दूं कि लाइव बैच बहुत जल्दी नया भी आने वाला है, ठीक है। तो आप इंतजार करते रहिए, 1-2 दिन के अंदर नया बैच भी आ जाएगा लाइव।
तो लाइव बैच नया भी ले सकते हैं, ये पुराना वाला लेना है ये भी ले सकते हैं। बाकी मैं तो कहूंगा अगर 25 की तैयारी कर रहे हो तो वीओडी इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। बाकी अगर लाइव बैच लेना है तो उसका एक कॉम्बो भी अवेलेबल होता है। एक सब्जेक्ट का बैच आपको 999 में मिलता है, लेकिन चारों सब्जेक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ 2699 में मिल जाते हैं, ठीक है। बाकी मेरे भाई अगर बुक्स चाहिए तो रिवीजन के लिए ये बुक्स बहुत अच्छी हैं, जैसे इंग्लिश फॉर्मूला बुक है रिवीजन के लिए, वोकैब प्रैक्टिस बुक है वोकैब की प्रैक्टिस के लिए, सीजीएल वॉरियर है अगर आपको सीजीएल 24 तक के क्वेश्चन चाहिए, इसका ना सेकंड एडिशन अवेलेबल है, आप फ्लिपकार्ट पे जाके देखोगे तो मिल जाएगा आपको। और सेकंड एडिशन में हमने सीजीएल 2024 मेंस तक का पूरा अपडेट कर रखा है, तो सीजीएल वॉरियर एकदम अपडेटेड आपको मिल जाएगी। कहां पे? फ्लिपकार्ट पे जाके देखोगे, सेकंड एडिशन वाला देखोगे तो मिल जाएगी, ठीक है। बाकी मेरे भाई आज की क्लास की पीडीएफ, बाकी क्लासेस की पीडीएफ तो प्रशांत सोलंकी इंग्लिश ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, और रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल पे हम आपको एक्स्ट्रा पीडीएफ्स भी देने वाले हैं जो कि प्रैक्टिस के लिए होंगी, ठीक है, जो कि पर्टिकुलर क्लासेस पे भी बेस्ड होंगी और आपकी अलग अलग से होंगी, ठीक है। तो आपको बहुत सारी और प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा, मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको ना कहीं और एक सेकंड भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी और इंफॉर्मेशन के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ना फिर भी हम इतनी चीजें कराने के बाद भी आपको कहीं कमी महसूस हो कि सर यहाँ दिक्कत रह गई यहाँ दिक्कत रह गई, तो उन दिक्कतों के लिए आपके पास में इंस्टाग्राम का ऑप्शन है, आप जाके सीधे डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें ये दिक्कत आ रही है, यहाँ स्ट्रेटजी में दिक्कत है, यहाँ पढ़ने में दिक्कत है, या किसी और भी चीज में दिक्कत है, किसी भी प्रकार की समस्या है तो ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है प्रशांत_सोलंकी_इंग्लिश। आप यहाँ जाके मैसेज करना, जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान हम देंगे। बाकी आपको क्लास कैसी लगी एक बार प्लीज रिव्यू जरूर देना, जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कल एक बार फिर से शाम 5 बजे मिलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लास नंबर 2 के साथ में। तब तक के लिए 7 बजे रीजनिंग की क्लास, 8:30 बजे मैथ्स की क्लास, सुबह में 9 बजे जीएस की क्लास और 11 बजे बायोलॉजी, 10 बजे आपकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री होती है उनकी क्लास पुष्पेंद्र सर की। तो ये सारी क्लासेस का शेड्यूल है जो आपको पता होना चाहिए। शाम 5 बजे कल फिर से मिलेंगे। क्लास कैसी लगी प्लीज एक बार रिव्यू जरूर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।